जो रूट वाले नंबर्स है उसको कैसे ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट। 10th स्टैंडर्ड के ज्योमेट्री में ये काम आएगा। 9th स्टैंडर्ड में अलजेब्रा में है ये, और 10th स्टैंडर्ड में ज्योमेट्री में काम आएगा। हाँ, अभी स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो दो दो का ग्रुप बनाओ। तो ये 2 नंबर का तो ग्रुप बन गया, सेम नंबर का। ये y कोऑर्डिनेट वो चेंज होता रहेगा, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार एंड मैं इस चैनल पे आपको पढ़ाती हूँ क्लास 9th एंड 10th का अलजेब्रा ज्योमेट्री। तो आज मेरा सबसे ये वीडियो है ना, सबसे पहला वीडियो होगा जो मैं क्लास 9th से जो क्लास 10th में जा रहे हैं ना, उनके लिए बना रही हूँ। और ये जो वीडियो है वो कंप्लीटली पढ़ाई के रिलेटेड है, मतलब अलजेब्रा ज्योमेट्री के पढ़ाई के रिलेटेड है, ठीक। तो आपने थंबनेल में देख लिया है मैं आज आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ। देखो, जो आपके बेसिक्स काम आने वाले हैं ना क्लास 10th में, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बहुत छोटा वीडियो होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, बट इसमें ना ऐसा बेसिक मैं बताऊंगी ना कि ऐसा किसी ने नहीं बताया होगा। यस, देखो मैं आपको बताती हूँ कि मैं आज क्या बताने वाली हूँ। और इस वीडियो में सिर्फ अलजेब्रा, आपको मैं अलजेब्रा के बेसिक्स बताऊंगी। मैंने एक और वीडियो आएगा जिसमें ज्योमेट्री का बेसिक होगा, और वो वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए मुझे जरूर कमेंट में बताना। एक्चुअली मैं सच बोलूं, ज्योमेट्री के बेसिक्स बहुत, यानी कि जो क्लास 9th में मैं थोड़ा सा आपको चैप्टर याद दिलवाती हूँ। जैसे आपने क्लास 9th में पैरेलल लाइंस पढ़ा है, उसके बाद सर्कल चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो चैप्टर है, जो क्लास 9th के चैप्टर्स है। बट ये जो है ना, इसके जो बेसिक्स है ना, वो क्लास 10th में भी काम आते हैं। तो ज्योमेट्री का वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि ज्योमेट्री एज कंपेयर टू अलजेब्रा ज्यादा है, मतलब उसके बेसिक्स, ज्योमेट्री के बेसिक्स ज्यादा है, अलजेब्रा के कम ही है बेसिक्स। और क्या क्या है मैं बताती हूँ आपको। तो मैंने क्या किया है, दोनों इंडेक्स आपके बाजू में रखा है। ये 9th स्टैंडर्ड के अलजेब्रा का इंडेक्स है, और ये क्लास 10th स्टैंडर्ड के अलजेब्रा का इंडेक्स है। क्लास 10th का टेक्स्ट बुक अगर आपने खरीद लिया तो प्लीज एक बार ओपन कर लो। ये क्लास 10th का अलजेब्रा का टेक्स्ट बुक है, और इसमें आपको टोटल मिलेंगे 6 चैप्टर क्लास 10th में आप जाओगे तो। अभी देखो, क्लास 9th में हमने क्या क्या किया था, मैं तुम लोग को बताती हूँ कि क्या क्या थोड़ा थोड़ा जरूरी है। देखो मैं बताती हूँ। आप लोग को सेट चैप्टर पता है, सेट, अलजेब्रा का सेट। तो बस एक बात याद रखना, सेट मतलब क्या होता है। देखो थोड़ा सा मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ, ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। सेट मतलब क्या, कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो जो कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का, उसको सेट बोलते हैं। और सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ठीक है। ये काम आएगा, थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी में काम आएगा। और जो सेट के एलिमेंट है वो करली ब्रैकेट में हम क्लोज करके लिखते हैं, बरोबर, इतना पता है ना आपको। तो वो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में थोड़ा काम आएगा, ठीक है। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी आगे जाके, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सेट के है ना, मतलब टॉपिक ही, कुछ ही टॉपिक है, ज्यादा टॉपिक है भी नहीं, तो मैं क्या बोलूं, है ना। तो सेट का थोड़ा थोड़ा काम आने वाला है। सेट ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा। उसके बाद रियल नंबर जो चैप्टर है ना, इसमें है ना, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। और जो रूट वाले नंबर्स है उसको कैसे ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि व्हाट इज √5 प्लस √3, तो कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, दिस इज मिस 5 + 3 होता है 8, तो √8। तो ये गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। तो ये गलत है। एक्चुअली में √5 + √3, √5 + √3 ही रहेगा, वो सॉल्व हो ही नहीं सकता। क्योंकि रूट के अंदर का जो नंबर है ना, वो अगर सेम होता है ना, तभी वो सॉल्व होते हैं। इसका मतलब मैं क्या बोल रही हूँ पता है, ऐसा देखो, जैसे √2 + 3√2 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा पता है, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो 3 + 1 4, 4√2 हो जाएगा ये। मतलब ये अंदर वाला जो है ना, रूट के अंदर वाला जो नंबर है ना, वो सेम होना चाहिए, तभी ये जाके ऐड होगा। तो वो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो, क्या क्या काम आने वाला है मैं बता रही हूँ। तो जो जितनी चीज काम आएगी ना वही बताऊंगी, एक्स्ट्रा बकवास मैं करने ही नहीं वाली हूँ, ठीक है। और बाय द वे, अभी आप क्लास 10th में आ रहे हो तो एक बात बता देती हूँ, दिस इज माई चैनल। मैं लास्ट 5 ईयर्स से यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ, और मैंने अलजेब्रा के जितने भी हमारे चैप्टर्स है, ज्योमेट्री के जितने भी चैप्टर्स है, वो आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं, ठीक है। हमारा ऑनलाइन बैच भी है, हम ऑनलाइन लेक्चर्स भी लेते हैं। तो हमारा आरएम 6.0 करके एक बैच भी है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। ये प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको 2 फोल्डर्स मिलेंगे। जैसे मैंने 9th के लिए भी फोल्डर बनाया था, तो वैसे 10th का, ये थंबनेल याद रखना। यहाँ पे क्लास 10th के अलजेब्रा ज्योमेट्री के सारे चैप्टर्स के वीडियोस है। एक चैप्टर में पूरा एक वीडियो करा के रखा हुआ है मैंने। जब भी आपको टाइम मिलता है आप बिंदास देखना। एंड बहुत अच्छी बात ये है कि 10th स्टैंडर्ड के प्रॉब्लम सेट के वीडियोस भी है।
कुछ एक दो प्रॉब्लम सेट बाकी है और वो तो एंड वाले हैं, तो वो तो मैं डाल दूंगी, ठीक है, लेकिन बाकी सब प्रॉब्लम सेट के वीडियोस अवेलेबल है। टोटल अगर मैं आपको बात करूं क्लास 10th में आपको टोटल 14 चैप्टर्स होने वाले हैं, 6 अलजेब्रा के, 7 ज्योमेट्री के। नो, तो ये तो 13 हो गया ना, 14 कहाँ से हुआ? वाओ, मैं मैथमेटिक्स टीचर हुआ। वाओ वाओ वड़ा पाव, तो ऐसे मेरा एक डायलॉग बहुत फेमस है, वाओ वाओ वड़ा पाव। तो ये आप बहुत सुनोगे मुझसे। तो यस, 6 अलजेब्रा के हैं, 7 ज्योमेट्री के हैं, तो 13 चैप्टर्स है। 13 है बट मेरा है, तो ये हम करके रहेंगे, ठीक है। टेढ़ा है बट बहुत इजी है ये सारे चैप्टर्स, डोंट वरी, ठीक है। तो सेट से आपको क्या क्या चाहिए? सेट वाला चैप्टर कहाँ काम आएगा टीचर? प्रोबेबिलिटी में काम आएगा, थोड़ा बहुत, ज्यादा टेंशन मत लेना। रियल नंबर्स तो मतलब ऑलराउंडर चैप्टर है ये। ऑलराउंडर मतलब नंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, तो वो है ना, वो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में थोड़ा बहुत काम आएगा। और एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ड्स, आपको सर्ड याद होगा, वही रूट वाले नंबर, तो वो तो ज्योमेट्री में भी काम आएगा। हाँ, उसके बाद पॉलिनोमियल्स में से क्या काम आएगा पता है? पॉलिनोमियल्स में से डिग्री क्या होता है, वो सब छोटी छोटी चीजें मैं बताऊंगी आपको। लेकिन पॉलिनोमियल का एक याद करो, सबसे लास्ट प्रैक्टिस सेट था जिसमें फैक्टर्स निकालते थे हम लोग, फाइंड फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल, बहुत बहुत बकवास प्रैक्टिस सेट था, तो वो बहुत काम आएगा। और वो काम आएगा यहाँ पर, ये जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो फैक्टर्स निकालने वाला आपको सिर्फ सिखाना है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं सिखाना है। तो फैक्टर्स वाला मुझे थोड़ा बहुत सिखाना है आपको, कैसे फैक्टर्स निकालते। रेशियो प्रपोर्शन में एक बात बताओ, रेशियो एंड प्रपोर्शन याद करो, रेशियो एंड प्रपोर्शन में एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था, दैट इज ऑपरेशंस ऑन, नहीं ऑपरेशंस ऑन रेशियो नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, वो अल्टरनेंडो, याद है किसी को? देखो ध्यान से सुनना, ये लेक्चर तुम्हारा है ना, 10th स्टैंडर्ड बहुत अच्छा कर दूंगी मैं। तो आपको पता है अल्टरनेंडो क्या होता है? अल्टरनेंडो, डिविडेंडो, कंपोनेंडो, ये सब इन्वर्टेंडो, तो ये सब है। और रेशियो एंड प्रपोर्शन में एक और एक कॉन्सेप्ट होता था, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, याद है आपको थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो? थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, तो ये कॉन्सेप्ट है ना, हमारे काम आएगी। लेकिन ये कहां पर काम आएगी पता है? ज्योमेट्री में। हाँ, 10th स्टैंडर्ड के ज्योमेट्री में ये काम आएगा। आप बोलोगे अरे मिस ये क्या बोल रहे हो आप, 9th स्टैंडर्ड में अलजेब्रा में है ये, बट 10th स्टैंडर्ड में ज्योमेट्री में काम आएगा। हाँ, सही बोल रही हूँ, हाँ सही सुना। इसलिए मैं इसको ज्योमेट्री के टाइम पे आपको करा दूंगी, या अगर मुझे लास्ट में टाइम मिला तो लास्ट में करा दूंगी, बट समझा ना क्या मैं बोल रही हूँ? अल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, डिविडेंडो, कंपोनेंडो। अब 10th स्टैंडर्ड में बच्चे जाते हैं ना, तो बोलते हैं मिस ये सब क्या है, अरे वो भूल चुके रहते हैं। तो और थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो क्या होता है, तो वो ज्योमेट्री में काम आएगा। 10th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी करके है, वहां पर काम आता है ये। और ट्रिग्नोमेट्री एक चैप्टर है, वहां पर भी थोड़ा बहुत ये थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो काम आता है। उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। बाय द वे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये तो तुम लोग इधर देखो, ये चैप्टर का नाम देख रहे हो, ये देखो, ये हमारे 10th स्टैंडर्ड में फर्स्ट चैप्टर है। 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगी, थोड़ा बेसिक्स बताऊंगी, क्योंकि 9th में किया है ना, तो थोड़ा बेसिक्स दूंगी, तो आपको 10th का पहला चैप्टर थोड़ा इजी लगने लगेगा और अच्छा लगेगा। फाइनेंशियल प्लानिंग का कोई काम नहीं है, सच बोलूं, जो हमारा 9th स्टैंडर्ड में फाइनेंशियल प्लानिंग हुआ है ना, और जो 10th स्टैंडर्ड में फाइनेंशियल प्लानिंग है, वो कंप्लीटली दो अलग कैटेगरी के हैं। यहाँ पर हम इनकम टैक्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जीएसटी के बारे में बात करेंगे। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है और जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, तो दोनों का कोई वास्तविक जीवन से इतना लेना देना तो नहीं है हमारे सिलेबस में। तो फाइनेंशियल प्लानिंग एक बहुत ही नया चैप्टर रहेगा आपके लिए, ठीक है। और स्टैटिस्टिक, ये देखो स्टैटिस्टिक, और इधर भी स्टैटिस्टिक है, तो स्टैटिस्टिक का थोड़ा बहुत है, मतलब मैं आपको ये बता दूंगी कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, वो 10th में भी है। तो मीन और ग्रुप डेटा क्या होता है, ग्रुप डेटा में क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, क्लास वृत्त कैसे होता है, ये तो अभी ताजा ताजा आपका चैप्टर है, लास्ट चैप्टर था, तो आपको याद होगा ये, राइट, बट फिर भी बता दूंगी, समझा ना? मतलब ओवरऑल क्या क्या आपको जरूरत पड़ने वाला है 10th स्टैंडर्ड में। और कुछ एल्जेब्रिक फॉर्मुलाज है, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, वो सब बताती हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखो, प्रॉमिस करो सब लोग, नीचे कॉमेंट में लिखो प्रॉमिस, और अपना एक नया नया ताजा ताजा बुक बना दो क्लास 10th का। यस, क्लास 10th स्टार्ट हो चुका है। आपके क्लास 10th के फ्रंट पेज पे आपका ये बेसिक्स अगर रहेगा, तो आपको पता होगा कि यस गैलेक्सी मिस ने हमको सिखाया है। यस, मेरा नाम गैलेक्सी है और मेरा रियल नाम गैलेक्सी है, क्योंकि अभी आपका और मेरा सफर ये 1 साल तक रहने वाला है। तो मैं चाहती हूँ कि हम और आप और मैं मस्त फ्रेंडशिप करें यूट्यूब चैनल पे, और मजा आ जाएगा।
रेडी? चलो मैं स्टार्ट करती हूँ लीनियर इक्वेशंस। अच्छा, 10th स्टैंडर्ड में ऐसे कौन से चैप्टर्स देखोगे जो बहुत ही नए हैं और जो हमारे मतलब उसका 9th से कोई लेना देना ही नहीं है, वो है ये वाला। मैंने बताया ना, जैसे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही नया नया चैप्टर होगा। मतलब इसका कोई 9th में कुछ है नहीं। अरिथमेटिक प्रोग्रेस इजी चैप्टर है। और फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग दिखने में तो लग रहा है कि अरे 9th में भी तो है, लेकिन ये कंप्लीटली अलग है। ठीक है, तो ये दो चैप्टर थोड़े से और नए हैं। प्रोबेबिलिटी, एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी चैप्टर भी बहुत ही नया होने वाला है आपके लिए, बहुत नया होगा। बस वो प्रोबेबिलिटी में एक छोटी छोटी चीज आती है, सेट के करली ब्रैकेट वाला कुछ कॉन्सेप्ट होता है, वो थोड़ा बहुत मैं बता दूंगी। तो बस इतना ही जरूरत है, बाकी कुछ इतना जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करती हूँ, लीनियर से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है उसको पता है? आप लोग ने 9th स्टैंडर्ड में एलिमिनेशन मेथड भी सीखा है। तो एलिमिनेशन मेथड का एक सम करवाऊंगी मैं आपको, क्योंकि वो जरूरी है हमारे 10th स्टैंडर्ड का पहला प्रैक्टिस सेट। हाँ, टेक्स्ट बुक मेरे बाजू में है, अगर आपको टेक्स्ट बुक डाउनलोड करनी है ना क्लास 10th की, तो ई बाल भारती करके ये मैं टेक्स्ट बुक खोल रही हूँ, 10th स्टैंडर्ड का खोल रही हूँ। ठीक है, तो अगर आपको टेक्स्ट बुक डाउनलोड करना है, कोई भी टेक्स्ट बुक, तो ई बाल भारती करके एक वेबसाइट है, ई बाल भारती .in या .com कुछ तो है। तो उधर आपको टेक्स्ट बुक मिल जाएगी आपके क्लास 10th के, 11th के, 12th के, 9th के। ओके, बाय द वे अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है तो 9th स्टैंडर्ड के सारे वीडियोस अवेलेबल है मेरे चैनल पे। 8th स्टैंडर्ड का वीडियो भी अभी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो उनको ये चैनल जरूर सजेस्ट करना। ठीक है, चलो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो लीनियर का मतलब होता है बेटा वन। लीनियर मतलब वन, लीनियर मतलब वन। इक्वेशन का मतलब जहां पे इक्वल साइन आ जाता है तो वो इक्वेशन होता है। एंड इन टू वेरिएबल मतलब जिसमें दो वेरिएबल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो मैं बताती हूँ, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी हुआ करता है, आपको पता ही होगा। ये थोड़ा बाद में पढ़ो, पहले सुनो। देखो जैसे ये देखो, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो देखो ये इक्वेशन है कि नहीं? हाँ इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन आ गया ना, मतलब ये इक्वेशन है। अगर मान लो सिर्फ मैं ऐसे लिखती तो 2x प्लस 5, सिर्फ मैंने 2x प्लस 5 लिखा होता, इक्वल साइन नहीं होता, तो ये इक्वेशन नहीं है। दिस इज नॉट इक्वेशन, ये इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन नहीं है। तो ये क्या होता है टीचर? इसको बोलते हैं हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जहां पे इक्वल साइन नहीं आता है ना, तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। बट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो इक्वल साइन आ गया मतलब ये इक्वेशन है। इक्वेशन मतलब कौन सा इक्वेशन? क्योंकि बहुत सारे टाइप के इक्वेशंस होते हैं, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, कौन सा? तो ये है लीनियर। लीनियर इक्वेशन कैसे? जिस इक्वेशन का डिग्री 1 होता है ना, वो लीनियर इक्वेशन होता है। जिस इक्वेशन का डिग्री 2 होता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। और जो हमारा 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 2 है, वो क्वाड्रेटिक के ऊपर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्या बोला सुना? जिस इक्वेशन का डिग्री 1 होता है, डिग्री मतलब क्या टीचर? डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। देखो ध्यान से सुनो, इकड़े या ध्यान से सुनो। डिग्री का मतलब क्या होता है बेटा? डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। उस इक्वेशन का जो सबसे बड़ा पावर है ना, वो उस इक्वेशन की डिग्री बन जाती है। हाँ, ठीक है। अब जैसे जैसे भी तुम लोग को ये, मैं हर एक चीज को इतना डिटेल में बताऊंगी ना। जैसे मान लो इसको जूम करो, इसको थोड़ा सा मैंने जूम किया, देखो 2x। ये 2x क्या है? 2x एक टर्म है। अगर मैं तुमको बोलूं तो ये एक टर्म है, ये भी टर्म है। ठीक है, टर्म टर्म टर्म, तो ये एक टर्म है पूरा 2x। इसमें x क्या होता है बेटा? x होगा वेरिएबल। थोड़ा और मैं तुम लोग को डेप्थ में बता रही हूँ, डेप्थ के अंदर x क्या होगा? वेरिएबल होगा। और x का जो, ये 2 को क्या बोलते हैं? 2 को बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो ये जो x है, ये जो वेरिएबल है, इसका कोएफिशिएंट क्या है? 2 है। ठीक है, मतलब समझ रहे हो क्या? मेरी भावनाएं समझ रहे हो आप? मतलब मैं क्या बोलना चाहती हूँ, मैं थोड़ा और डिटेल में पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना। जैसे ये x क्या हो गया? x को बोलेंगे वेरिएबल। और 2 क्या है? 2 बोलेंगे कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? 2। तो और ये पूरे ये पूरे इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टर्म, ये एक टर्म है। ठीक है, और ये 5 को क्या बोलेंगे फिर? अकेला नंबर होता है ना, मतलब अकेला नंबर है, तो इसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जो कभी बदलता नहीं है। तो 5 5 रहेगा, 5 कभी बदलेगा ही नहीं, 5 5 बोलेंगे ना, ऐसा। तो ये 2x पूरा एक टर्म है। हाँ, इसको भी एक सिंगल टर्म बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट एक कांस्टेंट है। ऐसे जैसे अभी देखो मैंने ऐसे बोला 2x स्क्वायर
प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये देखो, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। अब इसके अंदर जाओगे तो ये x वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर हमेशा होता है पावर, इसको पावर बोलते हैं, इसको इंडेक्स बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं, तो सब नाम याद रखो। ओके, मोस्टली हमारे बुक में पावर और इंडेक्स वर्ड यूज हो। तो ये 2, ये x क्या हो गया बेटा, x वेरिएबल हो गया। अगर मैं तुम लोग को क्वेश्चन पूछूं x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 2, x का कोएफिशिएंट क्या है 4, और 3 क्या है, ये 3 या -3 ये कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म। ये पूरा एक टर्म है, ये भी टर्म है और ये टर्म है, और ये पूरा जो है इसको बोलेंगे इक्वेशन। क्या बोले कि इक्वेशन, बट अब ये कौन सा इक्वेशन है वो बात की बात है, लेकिन मैं तुम लोग को सब कुछ एक एक चीज बता रही हूँ, ठीक है। अब हाँ लीनियर, हाँ अभी आप बोल रहे थे ना डिग्री क्या होता है, मतलब जैसे कि अभी देखो, अभी ये एक पूरा इक्वेशन है, इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है, पावर कहाँ पे होता है, वेरिएबल के ऊपर होता है। ये वेरिएबल है ना एक्स, ये वेरिएबल है, इसके ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है, इसके ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। तो और ये कॉन्स्ट, इसके पास तो वेरिएबल ही नहीं है, अगर वेरिएबल ही नहीं है तो मतलब यहाँ पे पावर 0 समझो। तो सबसे बड़ा पावर क्या है यहाँ पे 1 है, तो मतलब इस इक्वेशन की डिग्री क्या हो गई, इस इक्वेशन की डिग्री क्या हो गई 1 हो गई। तो जिस इक्वेशन की डिग्री 1 हो गई ना, तो वो हो जाता है हमारा लीनियर इक्वेशन। ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है, x इज द ओनली वेरिएबल। अभी जैसे अगर ऐसा होता 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, तो ये होगा हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर क्यों है, पहली बात तो क्योंकि यहाँ पे देखो x के ऊपर कुछ नहीं है मतलब पावर 1 है, y के ऊपर भी कुछ नहीं है मतलब पावर 1 है, पावर ये, ओके पावर 1 है, और ये कांस्टेंट है, इसके ऊपर, इसके पास तो वेरिएबल ही नहीं है, वेरिएबल नहीं है मतलब 0, तो यहाँ पे पावर 0 है। तो सबसे बड़ा पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 0 है, तो सबसे हाईएस्ट पावर कौन है 1 है। तो जिस इक्वेशन की डिग्री 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन है, बट इसमें कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, x एंड y आर द वेरिएबल्स। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पूरा, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो चैप्टर नंबर 1 इसी के ऊपर है, ठीक है। और ये कौन सा इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जो चैप्टर नंबर 2 है क्लास 10 का वो इसके ऊपर है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पे x के ऊपर जो पावर है वो 2 है, यहाँ पे x के ऊपर कुछ नहीं है मतलब पावर मतलब 1 है, और यहाँ पे 0 है, तो 2 1 और 0, सबसे बड़ा पावर क्या है, सबसे बड़ा पावर 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो जिस इक्वेशन का डिग्री 2 होता है, सबसे हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री 2 हो गई, तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो ये कौन सा इक्वेशन है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, समझ में आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर मतलब 1, इक्वेशन मतलब जहां पे इक्वल साइन आ गया तो वहां पे वो इक्वेशन होता है। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है द इक्वेशन हैविंग डिग्री 1 इज नोन एज लीनियर इक्वेशन, एंड 2 वेरिएबल मतलब 2 वेरिएबल होने चाहिए। हाँ, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल भी होते हैं, 2 वेरिएबल भी होते हैं, 3 वेरिएबल भी होते हैं, बट 3 वेरिएबल हमारे इस 10th के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, अभी और थोड़ा सा, ये हमारा ना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म मतलब कि हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैसा दिखता है, कैसे होता है वो, जैसे ऐसे होता है, ये देखो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ना, दिख रहा है ना आपको। भी जैसे मैं इसका जनरल फॉर्म थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ, ऐसा होता है, देखो जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होगा, अगर तुम लोग थोड़ा इसको और इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो x और y है ये वेरिएबल हो गए, बरोबर। तो यहाँ पे देखो, दिस द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज दिस, वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a एंड b आर नॉट 0 एट द सेम टाइम। इसका मतलब क्या मैं बताती हूँ, बट ये देखो x और y क्या हो गए, सबसे पहले x और y के बारे में बात करेंगे। x एंड y आर वेरिएबल्स, वो क्या है हमारे वेरिएबल्स है। और ए बी सी क्या हो गए, ये हमारे कोई नंबर्स हो गए, दे विल बी रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब बेटा सब आ गया, रियल नंबर्स में सब आ गया। बाय द वे रियल नंबर चैप्टर तुम्हारा 9th का है, रियल नंबर में रैशनल इरेशनल सब आ जाता है, रूट वाले बिना रूट वाले सब आ जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन में सब आ जाता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखो कंपेयर करो ना, ये देखो मैं यहाँ पे इसके नीचे लिखती हूँ, ये जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ तो देखो एक्स और वाई क्या हो गया, एक्स और वाई वेरिएबल हो गए, 2 वेरिएबल ए बी और सी, ये ए है ये बी है और ये सी है। ए बी सी क्या हो गया, हमारे कोई रियल नंबर्स हो गए, मतलब कोई नंबर्स हो गए, जैसे ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 3, सी की वैल्यू है -7। ऑब्वियसली माइनस, क्योंकि जनरल फॉर्म में प्लस है ना, तो सी की वैल्यू यहाँ पे माइनस में, तो सी की वैल्यू माइनस में हो गया, ध्यान रखने का।
माइनस वाले नंबर्स भी रियल नंबर ही होते हैं, हाँ। तो ए बी सी आर द रियल नंबर्स। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ए और बी साथ में दोनों जीरो नहीं हो सकते, एक साथ जीरो नहीं हो सकते। एक साथ जीरो क्यों नहीं हो सकते? अभी तुम लोग इमेजिन करो कि ए जीरो है और बी भी जीरो है। जीरो इज ऑल्सो रियल नंबर बाय द वे, बट इन लोग ने बोला ए और बी साथ में जीरो नहीं हो सकते, एक टाइम पे एक जीरो चलेगा। वैसे ये भी जीरो है, ये भी जीरो हो गया। जैसे मान लो यहाँ पे भी जीरो आ गया, यहाँ पे भी जीरो आ गया, ए और बी। तो जीरो इंटू एनीथिंग मतलब जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू एनीथिंग मतलब जीरो हो जाएगा। मतलब यहाँ पे फिर है ना वेरिएबल ही नहीं बचेगा, वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल है ही नहीं। तो ये लीनियर इक्वेशन कैसे कहलाया जाएगा? लीनियर इक्वेशन इनटू, देखो एग्जांपल देखो मैं बताती हूँ, सुनो। जैसे मैं ए की वैल्यू ले रही हूँ जीरो, बी की वैल्यू भी ले रही हूँ जीरो, सी की वैल्यू मतलब ये जो सी है उसको कुछ भी रख देती हूँ, 7 रख देती हूँ, और मैं इसमें पुट करती हूँ ये जनरल फॉर्म में। तो ए की जगह पे जीरो, जीरो इंटू एक्स प्लस, इनके बीच में कुछ नहीं मतलब इंटू है, जीरो इंटू वाई प्लस सी की वैल्यू 7 इज इक्वल टू जीरो। तो बताओ अभी मैंने वैल्यू पुट किया, हाँ ए और बी दोनों को साथ में जीरो रखा, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? जीरो इंटू एक्स क्या हो जाएगा? जीरो, प्लस जीरो इंटू वाई क्या हो जाएगा? जीरो, प्लस ये क्या है? 7 इज इक्वल्स टू जीरो। तो क्या आंसर आया? जीरो प्लस 7 क्या होता है? 7। 7 इज इक्वल टू जीरो। भाई ये क्या है? ये क्या है? ये कौन सी चीज आ गई? अगर मैंने ए और बी को साथ में जीरो लिया तो जो हमको लास्ट में जो मिला पुट करने के बाद वो कुछ ऐसा मिला, 7 इज इक्वल टू जीरो। व्हाट इज द लॉजिक? व्हाट इज द सेंस? कहां पर गया लीनियर इक्वेशन? कहां पर है? वेरिएबल ही कहां पर है? वेरिएबल तो गायब हो गए ना। क्यों? क्योंकि हमने ए और बी को दोनों को जीरो ले लिया। ओके, ये 10th स्टैंडर्ड में आप और डिटेल में समझोगे। मेरे को इतना डिटेल में नहीं बताना था, सच बोलूं तो पता नहीं। मैं जब पढ़ाती हूँ तो मेरा आदत इतना गंदा है ना कि मैं डिटेल में पढ़ा लेती हूँ। ठीक है, एक टाइम पे एक जीरो चलेगा, मतलब आपने सिर्फ ए को जीरो रखा और बी को आपने 3 रखा। हाँ सी चलता है, सी कभी भी जीरो हो सकता है, वो चलता है, बट ए और बी को साथ में जीरो मत लो, बस साथ में जीरो मतलब। अच्छा, इसको डिटेल में हम 10th में करेंगे, बट ये रहा समझाना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी जैसे कुछ क्वेश्चन है, बाय यूजिंग वेरिएबल एक्स एंड वाई फॉर्म 5 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब वेरिएबल एक्स और ये कुछ क्वेश्चंस लिए ताकि आपको थोड़ा और समझे। जैसे कि अभी कुछ 5 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म करके मुझे सब लोग कमेंट में बताओ। देखो मैं बनाती हूँ, वेरिएबल एक्स और वाई रखना और ऐसे 5, ये देखो ये पहला, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। दो, आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि दोनों वेरिएबल जो है इसके ऊपर पावर 1 1 होना चाहिए। ठीक है, मतलब इस इक्वेशन की डिग्री 1 हो गई ना। ये एक, कुछ भी बना सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है एक्स पहले लिखने का वाई बाद में लिखने का, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अभी ये देखो, इन लोग ने थोड़ी ना बोला था कि जनरल फॉर्म में होना चाहिए, जनरल फॉर्म में नहीं रखा है, वाई पहले लिखा एक्स बाद में लिखा, इट्स ओके, चलता है। तुम लोग भी थोड़ा सा मुझे बना के दिखाओ। ये देखो, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तुम लोग भी बनाओ ना जरा। ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, देखो यहाँ पे दो वेरिएबल एक्स एंड वाई है ना। बस सही है, मतलब डरो मत, घबराओ मत। ठीक है, कुछ भी आप अपने हिसाब से बना दो। ये भी है, इसमें दो वेरिएबल एक्स एंड वाई एंड दोनों के ऊपर पावर जो है वो 1 1 है ना। तो हो गया, 5 बना दिए। अभी सेकंड, फाइंड राइट 5 सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये इसके 5 सोल्यूशन लिखो। देखो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है बाय द वे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ओके, ऐसे आपको ये बहुत काम आएगा चैप्टर नंबर 1 में। ग्राफिकल मेथड करके एक हमारा है 10th स्टैंडर्ड में, तो वो चैप्टर नंबर 1 में 1.2 प्रैक्टिस सेट में। तो आपको इसके 5 सोल्यूशन निकालने। 5 सोल्यूशन मतलब एक्स और वाई के वो वैल्यूज बताओ जो आपको ऐड करने पे 7 देगी। तो आपको क्या करना है, आपको है ना अपने मन में क्या करना है, कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी इसके अंदर पुट करो। मतलब जैसे मान लो कि मैं x, हाँ मान लेते हैं कि मैं x के जगह पे यहाँ पे 1 पुट करती हूँ, पुट x इज इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन। तो जब आप x इज इक्वल टू 1 इसके अंदर पुट करोगे ना तो आपको y की वैल्यू मिलेगी, तो वो उसका पहला सोल्यूशन हो गया। तो आप बोलोगे मिस आपने x इज इक्वल टू 1, ये 1 कहाँ से डिसाइड किया, कैसे डिसाइड किया? मैं क्या बोल रही हूँ, आप x के जगह पे इस इक्वेशन में कुछ भी पुट कर सकते हो, 1 पुट कर सकते हो, 2 पुट कर सकते हो, माइनस में पुट कर सकते हो, 0 पुट कर सकते हो, 10 पुट कर सकते हो, 15 पुट कर सकते हो, कुछ भी वैल्यू पुट करो। तो आपको x और y की ऐसी वैल्यूज बतानी है जो ऐड करने पे आपको 7 देगी। ऐसे 5 सॉल्यूशंस निकालो इसके, क्योंकि मैं एक बात बताऊं, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। इनफाइनाइट्स मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो आप x इज इक्वल टू 1 इसके अंदर पुट तो करो, एक बार पुट करो ना। पुट कैसे करने का देखो बताती हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, तो x की जगह पे 1 पुट करो, प्लस y को ऐसे ही रहने दो इज इक्वल टू 7। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो मतलब y की वैल्यू निकालो। y इज इक्वल टू 7, ये +1 उधर गया तो -1, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 7 - 1 6।
तो मतलब कि 1,6 सोल्यूशन कैसे लिखते हैं पता है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे, ब्रैकेट के अंदर 1,6 इज द सोल्यूशन ऑफ, और जो पहला वैल्यू होता है ना, पहला वो x का होता है, दूसरा वाला y का होता है। आप उल्टा नहीं लिख सकते, मतलब एक बात याद रखना, 1,6 इज नॉट इक्वल टू 6,1, मतलब ये दो अलग अलग कहलाए जाते हैं, ठीक है? तो ये याद रखने का। पहला को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर पता है ना, ये x है और वो y है, तो 1 + 6 7 होता है वैसे भी। अभी आप x के जगह पे कुछ भी वैल्यू पुट करो, कुछ भी अपने मर्जी से, जैसे पुट करो, हाँ y की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो इसके अंदर, आपकी मर्जी। चलो मैं x के जगह पे पुट करती हूँ, सपोज करो 2, तो इसमें 2 पुट करो, इधर 2 लिखो, 2, ठीक है, 2 लिखा, प्लस y ऐसे ही रहने दो इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू क्या होगी? पहले कभी भी 7 लिखो, क्योंकि पहले हक 7 का है। कुछ बच्चे ना गलत सॉल्विंग करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, y इसको 2 को इधर लिखते हैं और 7 को वैसे -7 करते हैं, ये गलत है, ये तुम्हारा बेसिक्स ही गलत है। एक्चुअली में आपको 7 को पहले लिखना है, क्योंकि 7 पहले से था इधर, ये +2 उधर जाके -2 हो गया, तो y इज इक्वल टू 5 आ गया। तो जब हमने x के जगह पे 2 पुट किया तो y की वैल्यू क्या मिली? 5, तो 2,5 हमारा दूसरा सोल्यूशन हो गया। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग है ना बहुत सारे सोल्यूशन, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के मैंने क्या बोले, कितने सोल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट सोल्यूशंस होते हैं। कितने? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब समझ रहे हो, बहुत सारे। अभी तुम लोग कुछ भी और वैल्यू पुट करो, माइनस में भी पुट कर सकते हो, जैसे मैं x के जगह पे मान लो -2 पुट करती हूँ, तो यहाँ पे लिखोगे -2 प्लस y इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7, ये -2 उधर गया तो +2, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया? 9, 7 + 2 9 होता है ना, तो यानी कि -2,7 सॉरी -2,9 ये हमारा तीसरा सोल्यूशन है। ओके, अभी जैसे 0 भी पुट कर सकते हो, पुट x इज इक्वल्स टू 0, तो x के जगह पे 0 पुट किया, प्लस y ऐसे ही रहने दो इज इक्वल टू 7, तो 0 + y होगा, y इज इक्वल टू 7, तो 0,7 हमारा फोर्थ सोल्यूशन हुआ। अभी तुम एक लास्ट वाला तुम बताओ, 5 सोल्यूशन निकालने थे ना, एक सोल्यूशन तुम लोग बताओ, चलो ठीक है, समझा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझा, चलो बढ़िया। अभी आ जाते हैं, एक सम करते हैं, एलिमिनेशन मेथड। क्या बोला है देखो, सॉल्व द फॉलोइंग सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस मतलब क्या? जब दो, ये देखो, जब दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल साथ में आते हैं ना, जब उनको हम साथ में सॉल्व करते हैं तो उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये तुम लोग ने 9th में भी किया है, और 10th में तो और भी आएगा, ग्राफिकल मेथड आएगा, क्रैमर्स रूल आएगा, बट वो 10th में। अभी मैं सिर्फ एक ही मेथड बताऊंगी, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। अगर हुआ तो सब्स्टिट्यूशन भी बता दूंगी, ठीक है? लेकिन मैं एक सम बताती हूँ, देखो ये है x + y इज इक्वल टू 4, और दूसरा है 2x - 5y इज इक्वल टू 1। ओके, अब देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बोला, व्हाट इज साइमल्टेनियस इक्वेशन? साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब क्या? दो, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। जब दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को अभी साथ में सॉल्व करेंगे ना, साथ में टुगेदर साइमल्टेनियस साथ में सॉल्व करेंगे ना, तो इनको साइमल्टेनियस, जब दो या दो से ज्यादा लीनियर इक्वेशंस जब साथ में आ जाते हैं ना, तो इनको साइमल्टेनियस बोला जाता है। अब इसका हम सोल्यूशन, इसको सॉल्व करके सोल्यूशन निकालेंगे, मतलब इनको सॉल्व करके किसका सोल्यूशन मिलेगा? दोनों का मिलेगा। अब जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एक ही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल था, एक ही था, तो यहाँ पर ये जो सब सोल्यूशंस आए ना, वो इसके आए, सिर्फ अकेले के आए। यहाँ पे एक ही है, लेकिन यहाँ पे दो दो है, तो यहाँ पे दोनों को सॉल्व करके एक ऐसा सोल्यूशन निकालना है जो दोनों का हो, सोल्यूशन दोनों का। ओ माय गॉड, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, जो बहुत ही फेमस है, ठीक है? चलो, एलिमिनेशन का मतलब होता है, एलिमिनेट होना मतलब डिलीट होना, निकल जाना, ऐसा। तो मैं इधर कुछ स्टेप्स लिख रही हूँ एलिमिनेशन मेथड के, वो भी आप लिख के रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सबसे फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, जो हमारा x वेरिएबल है, ये जो x वाला टर्म है, y वाला टर्म है, ये दोनों लेफ्ट में होगा, और जो नंबर होता है ना, जो अकेला कांस्टेंट होता है, वो राइट में होगा। तो ये अरेंज, अच्छे से अरेंज है, ठीक है? अरेंज कर दिया ना इसको। अरेंज करने का मतलब समझा ना, x और y वाले टर्म ये लेफ्ट में हो गए, और जो अकेला नंबर होगा वो राइट में, तो अकेला राइट में, ठीक है? अभी जैसे सॉल्व करती हूँ, अभी दोनों को मैं ना एक के नीचे एक लिख देती हूँ, गर्मी बहुत है यार भाई। अभी तो क्या चल रहा है पता है? मार्च चल रहा है, अप्रैल मई, माय गॉड कितनी गर्मी होगी। x + y इज इक्वल टू 4, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2x, एक के नीचे एक लिख रही हूँ ना, तो अच्छा लग रहा है मुझे,
मतलब इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, इसको साथ में सॉल्व करना है अभी। तो ये हो गया, मतलब अरेंज कर दिया, अरेंज कर देना, ठीक है। अरेंज नहीं करोगे तो फिर कैसे, मजा नहीं आएगा। अभी मैं बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या है कि दो वेरिएबल्स है, दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करो। देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहला स्टेप तो अरेंज वाला है, ठीक है। अरेंज मतलब समझा ना, ठीक है। सेकेंड स्टेप है कि कोई भी दो वेरिएबल है, बरोबर, दो वेरिएबल्स है, कोई भी एक वेरिएबल का क्या बोलेंगे इसको, मैं लिखू कैसे, शॉर्टकट में लिखूंगी, दो में से कोई एक वेरिएबल को कोएफिशिएंट सेम करना, ठीक है। कोएफिशिएंट सेम करना, कोएफिशिएंट सेम करना कोई भी एक वेरिएबल का। जैसे इसका मतलब क्या है, जैसे अगर मैं तुम लोग को एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ध्यान से देखना। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। तो यहाँ पे x के कोएफिशिएंट अलग अलग है ना, दोनों इक्वेशन में। और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है, y के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है, 5 है, 5 बोलो या -5 बोलो, जो भी है, बट अलग अलग है। तो यहाँ पे x और y दो वेरिएबल है, और दोनों में से किसी का भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है, x का भी सेम नहीं है, y का भी सेम नहीं है। तो किसी भी एक वेरिएबल का, किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करना है, वो कैसे करेंगे। अब इसमें तो हम किसी का भी कर सकते हैं, जैसे कि हम डिसाइड करते हैं हम y का सेम करेंगे। तो y का सेम करना है तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे 5 चाहिए, बरोबर। तो अब मुझे यहाँ पे 5 चाहिए, क्योंकि साइन मत देखो, साइन चलेगा, प्लस माइनस, वो साइन का टेंशन मत लो, सिर्फ नंबर देखो, नंबर। हाँ, तो मुझे यहाँ पे 5 चाहिए, तो मैं अभी क्या करूँ, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे ऑन बोथ द साइड, क्योंकि दोनों साइड करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ता है ना चीजें। तो यहाँ पे भी 5, वहां पे भी 5, मतलब 5 क्यों, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि y का कोएफिशिएंट सेम हो जाए। अभी आप बोलोगे मिस y का ही कोएफिशिएंट सेम क्यों कर रहे हो, x का सेम करो, x का भी कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे x के कोएफिशिएंट 2 है, मुझे यहाँ पे 2 चाहिए, तो मुझे यहाँ पे 2 लाने के लिए मैं क्या करूंगी, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करूंगी 2 से ऑन बोथ द साइड। तो ये कंप्लीटली हमारी चॉइस है कि हमको x का कोएफिशिएंट सेम करना है कि y का कोएफिशिएंट सेम करना है, ठीक है। तो चलो किसका करूं, मेरे को लगता है y का ठीक है, जब साइन अलग होती है ना, उनका करोगे तो बेटर होगा, ये आपको आगे आगे पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप ऐसा पूरा डिटेल में लिखने का, ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 5 ऑन बोथ द साइड। तो मतलब लेफ्ट में भी और राइट में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 5x, फिर ये प्लस साइन है, 5 इंटू वाई हो गया 5y, इज इक्वल टू 5 हो जा 20। तो इक्वेशन नंबर 1 चेंज हो गया इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है। क्लियर हुआ अभी ये 3 में क्यों चेंज हुआ, समझा ना। हाँ, तो अभी मेरा फोकस कहाँ पर रहेगा पता है, ये वाले इक्वेशन में और ये वाले इक्वेशन। अब ये इक्वेशन इतना कुछ काम का नहीं है, क्योंकि अभी हमने क्या किया, कोएफिशिएंट सेम कर दिया। देखो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट सेम हो गया 5 5, x का कोएफिशिएंट तो छोड़ो। हाँ, अभी नेक्स्ट क्या है, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से, एक मिनट, कुछ अच्छा कलर लेती हूँ। हाँ, अभी आ जाते हैं हम लोग अपने थर्ड स्टेप में। अभी थर्ड स्टेप होगा चेक द साइन। चेक द साइन मतलब क्या, देखो अभी अभी ताजा ताजा हमने क्या किया है, y का कोएफिशिएंट सेम किया है ना। अब तो y वाले जो टर्म है ना, इनकी साइन को चेक करो। अगर दोनों की साइन सेम है, सेम मतलब अगर दोनों प्लस प्लस है, तो s फॉर सेम और s फॉर सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। लेकिन अगर दोनों की साइन अलग है, अलग मतलब एक प्लस है और एक माइनस है, तो अलग है, तो a फॉर अलग, a फॉर एडिशन, तो या तो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये दोनों मतलब y का कोएफिशिएंट सेम किया ना, तो ये दोनों टर्म को देखो, ये दोनों टर्म की साइन क्या, एक माइनस में एक प्लस में है, समझा ना। किसकी साइन देखनी है, उसका कोएफिशिएंट अभी अभी ताजा ताजा हमने सेम किया है, वो वाले टर्म, वो वाले वेरिएबल वाले का टर्म का साइन चेक करना है। तो दोनों का साइन अलग है, एक तो a फॉर अलग, a फॉर एडिशन, मतलब ये दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे। तो एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, अगर साइन दोनों का सेम होता, मतलब दोनों या तो प्लस प्लस होते या दोनों माइनस माइनस होते, मतलब सेम होता, तो हम सब्ट्रैक्ट करते। तो अभी हम क्या करेंगे, एडिंग करेंगे। तो एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, अभी हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये देखो अभी हो जाएगा, बस 2 मिनट का काम है, हमारा सम सॉल्व हो रहा है। ओके, तो एक और सम बताऊंगी तो आप टेंशन मत लेना, वैसे भी आप 11th में सीखने ही वाले हो इसको, थोड़ा बहुत बस
माइंड को अच्छे से फ्रेश कर रही हूँ मैं आपके। और एडिशन के टाइम पे सबसे अच्छी बात है कि किसी की साइन चेंज नहीं होती है, मतलब अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो नीचे वाले टर्म की साइन चेंज होती है, बट अब इधर कुछ नहीं होगा। तो 1 + 20 21, ये -5y कैंसिल हो गया, 2x + 5x हो गया 7x। तो यहाँ पे x देखो एलिमिनेट हो गया। इसका नाम क्या है? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल है ना, एलिमिनेट हो जाता है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर ये मिलता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मिल जाता है। ओके ऐसा। तो ये 21, ये मल्टीप्लाई में 7 है, ये डिवाइड में 7 आ गया। x इज इक्वल टू 7 वन जा 7, 3 जा 21, 7 3 जा 21। तो एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई। अभी हम क्या करेंगे? इसको पुट करेंगे। हम बोलेंगे पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, 1 2 3। हाँ 1 में भी कर सकते हो, 1 में भी चलेगा। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। तो देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो x के जगह पे 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू 4, ये +3 उधर गया तो -3, तो y इज इक्वल टू आ गया 1। तो हमको आंसर मिल गया। यही है हमारा आंसर, यही आंसर है, मतलब 3,1। तो ऐसे लिखने का 3,1, देयरफॉर 3,1 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। अभी आपने बोला कि मिस ये x इज इक्वल टू 3 आपने 1 में ही क्यों पुट किया? 2 में पुट करो, 3 में पुट करो, कहीं पे भी पुट करो, तुमको y की वैल्यू 1 ही मिलेगी। चेक करना है तो कर लो, ठीक है। अभी जैसे अभी अभी यहाँ पर कौन सा वाला एक सम लू ताकि और अच्छे से क्लियर हो आपको? थर्ड वाला लेती हूँ। देखो थर्ड वाला लेती हूँ ना, एक ही बताती हूँ। और नहीं तो देखो मैं सच बोलूँ ना, आप लोग 10th में अभी सीखने ही वाले हो, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, ओके। और बाय द वे अगर आपको 10th में मेरे साथ लाइव में सीखना है, लाइव मतलब कि आपको अगर कोई बैच में आना है, पेड बैचेस है, तो हमारा पेड बैचेस भी है। आरएम 6.0, ऑब्वियसली 6.0 ये हमारे पूरे आरएम की टीम है। आपको सारे सब्जेक्ट मिलते हैं इस बैच में। एंड ये हमारे ऐसे डाउट क्लियरिंग सेशन वगैरह होते रहते हैं, जूम मीटिंग है ये। एंड हमने बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं। 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 100% लाया था हमारे आरएम वाले बैच से। तो देर आर मेनी स्टूडेंट, 127 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 90% से ऊपर लाया है, 90% है, 90% अबाव। फिर यहाँ पे 203 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 85% से ऊपर लाया है। उसके बाद 31 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपने स्कूल में फर्स्ट रैंक लाया है, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे ये हमारी बैच है आरएम 6.0 फॉर 10th स्टैंडर्ड, जो 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। और हमारे लाइव बैचेस होते हैं, को पर्सनली हमारे नंबर दिए जाएंगे, तो आप कॉल करके आपका जो डाउट वगैरह है वो पूछ सकते हो। खजाना सेक्शन है, सारे नोट्स, फ्री मटेरियल्स, मतलब सारे नोट्स वगैरह आपको मिलेंगे। जो आरएम 5.0 के रिकॉर्डेड वीडियोस है वो आपको मिलेंगे, ओके। ऐसा सब कुछ मिलेगा, मतलब नोट्स मिलेंगे बेसिकली। टेस्ट सीरीज होती है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं हमारे पास, है ना। सब्जेक्टिव टेस्ट है। सब्जेक्टिव टेस्ट मतलब क्या? कि आपको पेपर को जो 80 मार्क्स के पेपर होते हैं ना आपके लैंग्वेजेस के, वो पेपर को चेक करके भी दिया जाता है। ऐसा कहीं पे भी नहीं होगा कि बैचेस में, ऑनलाइन बैचेस में पेपर चेक करके दिए जाते हैं, बट हमारे यहाँ पे चेक करके दिए जाते हैं। अभी मैं बताऊंगी आपको। और आगे कोई भी फ्यूचर में आने वाला जो ऑनलाइन बैच होगा ना, 10th स्टैंडर्ड क्रैश कोर्स होगा, लैंग्वेजेस का कोई भी बैच होगा, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। एंड हमारे बोर्ड एग्जाम के पहले लाइव के डाउट भी लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो, सब ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। एमसीक्यू का तो रिजल्ट तभी के तभी तुरंत मिल जाता है, और ये सब्जेक्टिव टेस्ट है। तो हमारे यहाँ पे ऐसे प्रॉपर सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं और उसको चेक करके दिया जाता है। ये चेक करते हैं और आपको मेल में को सब दिया जाएगा, ठीक है। ये हमारे सारे टीचर्स हैं आरम। और ये बैच जो है वो इंग्लिश मीडियम एंड सेमी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। सेमी इंग्लिश मीडियम को इतिहास, भूगोल, है ना, और मराठी में होता है ना आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो वो सब होगा। ये सारे हमारे आरम के टीचर्स है। एंड अभी तो मस्त डिस्काउंट चल रहा है, 1000 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो फर्स्ट 100 स्टूडेंट को ये डिस्काउंट मिलने वाला है, तो जल्दी से जल्दी एनरोल कर लेना आरम 6.0 में, ठीक है। तो जल्दी से ये 9,999 में आप एनरोल कर सकते हो। और ये जो बैच है वो पूरे साल का बैच है, ऑल सब्जेक्ट। इसके बाद आपसे कोई भी 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा, ठीक है। इजी लर्निंग का ऐप नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही, इंस्टॉल कर लो, स्टोर सेक्शन में जाना और ये फर्स्ट 100 का कूपन कोड लगा देना। तो अभी आपको प्राइस ऐसे 10,999 दिखेगा, लेकिन आपको कूपन कोड लगाना पड़ेगा, तो 9,999 हो जाएगा। और ये डिस्काउंट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा जैसे ही। और लिमिटेड बच्चों का बैच लेते हैं, भर भर के हम नहीं लेते, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके आप बैच में आ जाना। अगर आपको कुछ डाउट है तो ये रहा नंबर बेटा, इस नंबर पे कॉल करो और आपके जो डाउट है वो पूछ।
क्लियर हो गया? तो मेरे साथ ऐसे आपका अगर आपको पढ़ना है ऑनलाइन तो आप पढ़ सकते हैं, मजा आएगा हम लोग को। ठीक, चलो अभी एक और क्वेश्चन लेना था ना अपने को। हाँ आ जाओ, थर्ड वाला लेती हूँ, ये इसमें थर्ड वाला लेती हूँ। थर्ड वाला सबसे पहला स्टेप है अरेंज करना, तो वो ऑलरेडी अरेंज है। एक्स वाला टर्म है, ये वाई वाला टर्म है, और राइट साइड में ये 16 है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 दे दो। फिर ये वाला एक्स वाला टर्म है, ये वाई वाला टर्म है, और ये 8 उधर जाएगा, उधर ही है मतलब राइट में है, तो ये। अभी सेकेंड स्टेप क्या है, कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करो। तो यहाँ पे देखो कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट है 3, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, मतलब कि कोएफिशिएंट अलग है। यहाँ पे वाई का भी कोएफिशिएंट अलग है। तो अभी हम लोग को सेम करना पड़ेगा, अगर सेम होता तो अच्छी बात होती, तो ये स्टेप नहीं आता, डायरेक्ट ये स्टेप आता। साइन को चेक करके फटाफट ऐड या सबट्रैक्ट कर लेते, बट अभी सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या है पता है, एक्स का सेम करो। एक्स का सेम करने के लिए क्या है, यहाँ पर 3 चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हमको 3 चाहिए। तो यहाँ पे 3 लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से ऑन बोथ द साइड। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाई 3 ऑन बोथ द साइड, बीएस मतलब बोथ साइड। ठीक, चलो तो मैं करती हूँ यहाँ पे इसको 3 से बोल, 3 इंटू एक्स 3x, 3 3 जा 9, तो -9y, 3 8 जा 24। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो ये भूल जाओ थोड़े टाइम के लिए। तो ये इक्वेशन देखो अभी, और ये इक्वेशन देखो। अभी आ जाता है चेक साइन। किसकी साइन चेक करने की, ये दोनों की साइन चेक नहीं करनी है आपको, जिसका कोएफिशिएंट सेम किया ना, एक्स का सेम किया ना, तो एक्स की साइन चेक करो। फर्स्ट वाले में हमने वाई का कोएफिशिएंट सेम किया था, तो वाई की साइन चेक की थी। तो यहाँ पे इसकी साइन कुछ नहीं मतलब प्लस, इसकी साइन कुछ नहीं मतलब प्लस, तो दोनों की साइन सेम है। तो जब साइन सेम होगी तो सबट्रैक्ट करेंगे, मतलब दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट। तो हम क्या बोलेंगे, सबट्रैक्टिंग। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप ऊपर 1 लिखो, नीचे 1 लिखो, कुछ भी चलता है वैसे तो। चलो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 16, और यहाँ पे आएगा 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 24। तो सबट्रैक्टिंग करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में बच के रहना है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में है ना, सब्ट्रैक्शन में नीचे वाले जो हमारा इक्वेशन है ना, उसके टर्म की साइन चेंज होगी, तीनों टर्म की साइन चेंज होगी। तो ये माइनस लिखो, तो यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस है ना, तो माइनस प्लस हो गया, ये माइनस 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 हो गया प्लस, मतलब बेसिकली माइनस वाला प्लस में हो रहा है और प्लस वाला माइनस हो रहा है, और ये कुछ नहीं है मतलब साइन प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल हो गया, क्योंकि इसकी साइन चेंज हो गई है। तो ये प्लस 3x है, ये माइनस 3x है, साइन चेंज। फिर यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस होता है माइनस, है ना। ये साइन मत देखो, नया साइन देखो अभी। तो 9y में से 5y निकालो, 9 में से 5 निकालोगे 4y बचेगा, और ग्रेटर नंबर साइन, ये ग्रेटर है, ये बड़ा है 9, तो इसकी साइन प्लस, और यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस करो। तो 24 में से 16 निकालो, तो ये 14 हो गया, और ये 1 4 5 6, तो ये 8 हो गया, 8 बचा, और ग्रेटर नंबर 24 बड़ा है 16 और 22, तो इसकी साइन माइनस है, तो -8 आएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू -8, ये मल्टीप्लाई में 4 है, ये डिवाइड में 4, 4 1 जा 4 2 जा, तो यानी कि y इज इक्वल टू -2 आ गया। अब यही y की वैल्यू हम पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर, कोई भी इक्वेशन में पुट करो जो इजी लग रहा है 1 2 3 में से, किसमें पुट करना है, सच बोल रही हूँ, पुट करो। आपका x का आंसर तीनों में सेम ही आएगा। 1 में पुट करो, 2 वाला ज्यादा इजी लग रहा है मुझे, तो मैं 2 में करूंगी, मेरी मर्जी, आप अपनी मर्जी चला। चलो 2 में करते हैं, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, तो x माइनस 3 y के जगह पे पुट करेंगे -2 इज इक्वल टू 8, तो x माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 8, ये प्लस 6 उधर गया तो -6, तो x इज इक्वल टू आ गया 2। वाओ वाओ वाओ, वड़ा पाव। तो x के जगह पे 2 और y के जगह पे आएगा -2, तो 2 -2 इज द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया सबको? ओके, और अगर आपको चेक करना है कि आपका ये आंसर जो है वो राइट है कि नहीं, तो आप क्या करो, इसमें पुट करके देखो, ये देखो, ये है ना 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 16 है ना, कोई भी एक इक्वेशन लो। ठीक है, अभी यहाँ पे x के जगह पे 2 पुट करो, x के जगह पे 2 पुट करो, -5, y की जगह पे -2 पुट करो और सॉल्व करो, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आएगा। ठीक है, देखो 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस, 5 2 जा 10,
एंड 6 + 10 कितना होगा? 6 + 10 होगा 16। आया ना इक्वल? लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये एलिमिनेशन मेथड था, बस इतना ही था। अच्छा, और एक बात, वैसे तो ये हमारा वैसे तो ये हमारा ज्योमेट्री में आता है ग्राफ वाला, लेकिन क्योंकि जो हमारा 10th स्टैंडर्ड है, 10th स्टैंडर्ड का जो टेक्स्ट बुक है आप देखना, इसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये पहला चैप्टर है 10th स्टैंडर्ड का, इसमें ग्राफ प्लॉटिंग होती है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा तुमको प्लॉट करना सिखा देती हूँ, 2 मिनट का काम है मेरा, ज्यादा टेंशन मत लो। लेकिन आपको ये एक्चुअली में ज्योमेट्री का है, बट काम आएगा इधर। आपको ये पता होगा, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा, है ना? ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जरा 2 मिनट रिकॉल करो फटाफट। ये जो हमारी ऐसी लाइन है इसको, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। इधर एक्स लिखते हैं और इधर एक्स डैश लिखते हैं। एक्स डैश क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये नेगेटिव साइड होता है ना? एक्स एक्स डैश। और ये वर्टिकल लाइन को हम लोग एरो लगा देने का, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे वाई, नीचे वाई डैश। और ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 को एक एक यूनिट के गैप में ये 1 2 3 नंबर लिखना है। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, ये थोड़ा सा हटा देती हूँ, यहाँ पे माइनस साइन दिख रहा होगा आपको, बट वो माइनस नहीं है। फिर यहाँ पे -1 -2, ये नेगेटिव साइड, ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है। और y के जब भी नंबर लिखते हो ना, तो इधर लिखने का, इधर नहीं लिखने का 1 2 3 4, इस साइड लिखने का, लेफ्ट में लिखने का। ठीक है, तो दिस horizontal line is known as x axis, this vertical line is known as y axis। और ये x axis और y axis जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो ओरिजिन होता है। और अभी ये x एक्सिस और ये y एक्सिस ने क्या किया, हमारे ये जो प्लेन सरफेस था उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। याद है आपको? क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको, सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको, थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको, फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट में याद होगा, पॉइंट को मैं थोड़ा प्लॉट करना सिखाती हूँ आपको, जैसे कि अभी जैसे मैं 2 3 पॉइंट देती हूँ, ये वाला 2,3, 5,-4, -3, -1। ओके, फिर ये वाले पॉइंट 2,0, 5,0 या -5,0 ले लो, या 0,3। ठीक है, ये सब पॉइंट को प्लॉट करते हैं। अभी सबसे पहले यह याद रखना, ये जो पहला होता है उसको एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और दूसरे वाले को बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। ठीक, देखो स्पेलिंग देख लो, क्वाड्रेंट का स्पेलिंग अलग है, कोऑर्डिनेट अलग होता है। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। ओके, तो अभी मुझे प्लॉट करना है 2,3 को, चलो मुझे प्लॉट करना है। तो 2,3 मैं थोड़ा जूम करती हूँ। 2,3 को मुझे प्लॉट करना है, तो मैं इस 2 को कहां पर देखोगी? 2 को हम लोग एक्स एक्सिस पे देखेंगे, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये 2 है, इधर हाथ रखो, और ये 3, तो ये वाई पे 3 देखो, ये वाई एक्सिस पे 3 देखो, तो ये 2, ये देखो हाथ रखो इधर, ये 2 है और ये 3 है, तो दोनों कहाँ पे मिलेंगे? यहाँ पर मिलेंगे, तो ये होगा वो। अभी तुम लोग प्रो बन गए हो, अभी तुम लेजेंड बन गए हो, अभी तुम 10th स्टैंडर्ड में आओ, ऐसे लाइन मत खींचो। ये देखो, ये हो गया 2,3। और एक बात याद रखना, 2,3 और 3,2 ये सेम नहीं है, ये गलत है। 3,2 अलग होगा, देखो 3,2 इधर होगा, ये हो गया 3,2, ये है। ठीक है, तो पहला वाला कभी भी एक्स पे, मतलब पहला वाला मतलब ये एक्स पे देखने का, एक्स एक्सिस पे देखने का ये पॉइंट, और ये पॉइंट वाई एक्सिस पे देखने का। तो ये 3,2 इधर है, ये 3,2 है। तो क्या बोलो मुझे, 2,3 और 3,2 सेम होता है क्या? नहीं। ठीक है, उसके बाद 5,-4, तो ये 5 पे हाथ रखो इधर, और वाई एक्सिस पे -4 मतलब नीचे जाएगा, ये नीचे, तो ये हो गया। देखो ये एक बार देख लो, ये 5 और ये -4, तो ये 5,-4। उसके बाद -3, -1, तो -3, एक्स पे -3 और वाई पे -1 इधर, ये हो गया, ये -3, -1। ओके, तो इधर एक बात याद रखना कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा ना, यहाँ पे जो पॉइंट्स होते हैं ना, उन दोनों की साइन पॉजिटिव पॉजिटिव होती है। मतलब जो पॉइंट्स होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है। और जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव नेगेटिव होते हैं। इसलिए देखो, ये पॉइंट जो था, ये वाला पॉइंट, उसमें दोनों एक्स और वाई दोनों नेगेटिव नेगेटिव, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होगा उसमें एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा। ठीक है, अच्छा, कुछ ऐसे भी पॉइंट है जिसमें 0 आता है। ओ सॉरी, शायद आपको कुछ पॉइंट्स दिखे नहीं। ठीक है, कोई नहीं, मैं थोड़ा जूम बरोबर कर देती हूँ। यहाँ पे देखो, अभी कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होते हैं जिसमें 0 आता है।
2,0, एक बात याद रखना, जीरो है ना, जीरो, जीरो की कोई साइन नहीं होती है, जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, मतलब जीरो न्यूट्रल है, वो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव। तो आपको अगर कोई बोले कि 2,0 कहाँ पे लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट की फोर्थ क्वाड्रेंट, तो बेटा ये कोई क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, ये एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है ना, उसका वाई कोऑर्डिनेट, देखो यहाँ पे लिखा है द पॉइंट्स विच लाई ऑन द एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं ना, उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसका मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होते हैं ना, वो इस फॉर्म में होते हैं, यानी कि a,0 के फॉर्म में होते हैं। और a क्या है, a एनी नंबर, रियल नंबर, 1,0, 2,0, 3,0, a कुछ भी हो सकता है। जैसे ये देखो, ये सारे जो नंबर्स है हमारे, ये देखो, एक्चुअली में ये 1 नहीं है बेटा, ये 1,0 है, ये 2 नहीं है, ये 2,0 है, ये 3,0 है, ये 4,0 है, ये 5,0 है, ये 6,0 है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनका वाई वाला 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट मतलब ये वाला 0 होता है। तो ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा पता है, ऑन द एक्स एक्सिस। तो ये रहा वो पॉइंट, ये रहा, हाँ 2 वाला पॉइंट, ये है 2,0, और -5,0 भी एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, इधर लेफ्ट में होगा, ये रहा -5,0। और ये सेकेंड पॉइंट, द पॉइंट विच लाई ऑन द वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट्स होंगे उन एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स मतलब पहले वाला, तो एक्स कोऑर्डिनेट उनका हमेशा 0 रहेगा, ये वाई कोऑर्डिनेट वो चेंज होता रहेगा, मतलब कि ये देखो, ये जैसे ये 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, ऐसे नीचे जाओगे तो 0,-1, 0,-2, 0,-3, 0,-4, तो ये 0,3 कहां पर होगा, 0,3 मतलब ये वाला पॉइंट, ये रहा वाई एक्सिस के ऊपर 3 वाला, समझा। और इसी के बदौलत एक बात याद रखना, ये हमारे ज्योमेट्री में काम आएगा, बट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट ऑलरेडी इतने हैवी है इसलिए इधर पढ़ा रही हूँ, और वैसे भी ये चैप्टर नंबर 1 में ग्राफिकल मेथड में काम आएगा। जो एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है वो होता है y इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है बाय द वे, ठीक है। एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 क्यों होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है आपने नोटिस किया है कि उनका y कोऑर्डिनेट 0 होता है ना, y कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए एक्स एक्सिस का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0। और जो हमारा y एक्सिस है, y एक्सिस जो है वो एक लाइन है, और ये लाइन का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू 0, मतलब y एक्सिस का इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू 0, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है आपने नोटिस किया है सबका x कोऑर्डिनेट क्या है, x मतलब पहले वाला, x मतलब ये x कोऑर्डिनेट क्योंकि 0 है इसलिए हमारा y एक्सिस का इक्वेशन हो गया x इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ रहा है, मैं बस ये देख रही हूँ कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, प्लॉटिंग समझा ना। चलो अभी सब लोग है ना, मुझे बस कमेंट में बताना कि मैं अभी आपको 3-4 पॉइंट्स दे रही हूँ, मुझे बताना कि ये पॉइंट्स कहाँ पे लाई करते हैं, ठीक है। चलो फटाफट कमेंट में बताओ, ये देखो तो, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो एक्स एक्सिस जवाब देने का, ठीक है। चलो मुझे बताओ ये चारों पॉइंट्स कहाँ पे लाई करते हैं, आप कमेंट में लिखो फिर मैं आपको आंसर्स भी बताऊंगी। चलो 1 5 5 गिन रही हूँ, 1 2 3 4 5, डन, ठीक है। ये पॉइंट लाई करेगा माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। कहाँ पे लाई करेगा वो भी बता देती हूँ, -3,2, -3,2 इधर होगा, ये रहा। नेक्स्ट -1,0, -1, तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, ये रहा, क्योंकि अगर किसी का y कोऑर्डिनेट 0 है, y, तो वो x, ये हो गया -1,0 एक्स एक्सिस के ऊपर, और ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा, माइनस माइनस -3,-2 इधर होगा, ये वाला, ये देखो -3 और -2, ये -3, -2, और ये 0,5 ये होगा, 0,5 एक्चुअली में y एक्सिस के ऊपर होगा, ये रहा 0,5। समझ में आ गया, ओके क्लियर हो गया। चलो ओके नेक्स्ट, ये थोड़ा सा ग्राफिकल मेथड है, ठीक है। अभी है ना वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम आपको बहुत काम आएगा। जो हमारा 10th स्टैंडर्ड है ना, 10th स्टैंडर्ड, उसमें 1-2 चैप्टर्स है, वर्ड प्रॉब्लम समझते हो ना,
मतलब वो बहुत बोरिंग सा इक्वेशन को बनाने का, इक्वेशन फ्रेम करने का बहुत कंटाला आएगा। आई नो आपको बहुत कंटाला आने वाला है। तो ये वाला देखो, ये वर्ड प्रॉब्लम हो गया। तो वर्ड प्रॉब्लम तो सच बोलूं होने वाले हैं। तो ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के थोड़े बेसिक्स है, वो लिख के रख लो। वैसे तो वर्ड प्रॉब्लम तो 10th स्टैंडर्ड में करेगी। जैसे कि अगर वर्ड प्रॉब्लम में आपको वर्ड दिख रहा है सम, सम मतलब ऐड करना, मोर मतलब ज्यादा, मतलब उसका मतलब भी प्लस, ऐड, ग्रेटर, ग्रेटर है, मतलब ये शब्द अगर दिखेगा तो प्लस साइन का उपयोग करने का, ग्रेटर। जैसे ऐसे लिखा है ना, सम ऑफ टू नंबर इज 5, तो लेट द वन नंबर बी एक्स एंड द अदर नंबर बी वाई। तो सम करेंगे तो उनका द सम ऑफ टू नंबर, सम सम मतलब प्लस, सम ऑफ टू नंबर इज 5, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे आपको वर्ड प्रॉब्लम फ्रेम करना रहेगा। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, मतलब डिफरेंस मतलब माइनस, लेस का मतलब माइनस, सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस, स्मॉलर मतलब माइनस। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लिख के रखो। नेक्स्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, टाइम्स का मतलब भी मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई, इसका मतलब मल्टीप्लाई। फिर ट्वाइस, ट्वाइस, डबल या टू टाइम्स, तो उसका मतलब टू से मल्टीप्लाई करना। ट्राइस, ट्राइस, ट्रिपल, थ्री टाइम्स मतलब थ्री से मल्टीप्लाई करना। एक स्पीड, देखो यहाँ पे याद रखना बेटा, वर्ड प्रॉब्लम्स आपको एज के रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, नंबर्स के रिगार्डिंग आएंगे, फ्रैक्शन बेस्ड होगा। मतलब ये ना चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 में वर्ड प्रॉब्लम मिलेगा आपको प्लीज। और स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के रिलेटेड भी होगा। तो मैंने ना फॉर्मूला लिख के रखा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो याद रखना, डिस्टेंस का जो यूनिट होता है ना वो किलोमीटर में होता है, और जो टाइम का यूनिट होता है वो आवर्स में होता है। तो स्पीड का यूनिट क्या हो जाता है पता है, किलोमीटर पर आवर। स्पीड का यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर। तो थोड़ा यूनिट का भी ध्यान रखना, डिस्टेंस किलोमीटर में होता है या मीटर में होता है, जो भी रहेगा। टाइम्स मोस्टली आर में रहता है, आवर्स में या मिनट्स में रहता है। तो देखो स्पीड क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर में है, टाइम का यूनिट आर में है, और तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड का यूनिट क्या होगा, जो इन दोनों का यूनिट होगा ना वो इसका यूनिट होगा। स्पीड का, स्पीड जैसे द बाइक की स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर। देखो बोलो 5 किलोमीटर पर मतलब स्लैश आर, ऐसा। और है ना, एक चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, चैप्टर नंबर 2 में एक एरिया ऑफ ट्रापेजियम करके एक फॉर्मूला काम आएगा। ठीक, तो मैं अभी बता के रखती हूँ, सब 10th स्टैंडर्ड में जो काम आएगा वो। तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम, ट्रापेजियम मतलब पता है ना, हाँ ये ट्रापेजियम होता है। तो व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रापेजियम, और ट्रापेजियम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रापेजियम, हाफ इंटू ब्रैकेट के अंदर सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, मतलब सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड मतलब ये और ये, इन दोनों का सम। सम सम मतलब पता है ना, सम मतलब प्लस। देखो मैंने ऊपर लिखा है सम मतलब प्लस। तो हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, हाइट मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना उसको हाइट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे। तो जैसे अभी, जैसे मान लो कि ये कोऑर्डिनेटर है ए बी सी डी, ये हमारा ट्रेपेजियम है, और ये ए एम हाइट है। तो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन है, ए बी प्लस डी सी, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, हाइट मतलब ए एम। यहाँ पे वैल्यू वगैरह रहेगा। तो ये ना थोड़ा सा बस इतना मैं हिंट देती हूँ, चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसी वर्ड प्रॉब्लम में काम आएगा। और ये वाला फॉर्मूला भी बहुत फेमस है, आपको पता होगा, डिवाइड करते टाइम, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जैसे कि मान लो अगर मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ, जैसे ये मान लो ऐसे, ये 5 से डिवाइड करो, तो ये जो अंदर वाला होता है ना, अंदर वाला, अंदर वाला जो होता है इसको डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डिविडेंड। ठीक है, बाहर वाला जो होता है वो डिवाइजर होता है। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 8 जा 40, ठीक है, 0। फिर एक टाइम पे एक नंबर ही नीचे आएगा 2। अभी 2 जाता है क्या 5 के टेबल में, नहीं, तो पहले 0 लिखना पड़ेगा, 5 0 जा 0, फिर 2, और उसके बाद ये नीचे 5। मैंने जानबूझ के ये नंबर लिखा। अगर मैं किसी को बोलती ना कि 4025 डिवाइड करो 5 से, तो बहुत बच्चे कैसे डिवाइड करते पता है, 5 1 जा 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। ये गलत है, आंसर 85 नहीं है, आंसर 805 है। क्योंकि आपने दो नंबर साथ में नहीं ले सकते हो, जैसे इसको डिवाइड गलत। देखो मैं छोटी छोटी चीजों में डिवाइड भी ऐसा ले रही हूँ कि जिसमें आपका बेसिक्स क्लियर हो। ठीक है, तो बहुत मेहनत से ये वीडियो बना रही हूँ, लाइक तो बनता है, और एक शेयर अपने बेस्ट फ्रेंड को जरूर कर देना। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40 किया। कुछ बच्चे बोलेंगे मिस 5 5 जा 25 क्यों नहीं लिख रहे हो, क्योंकि आप दो नंबर साथ में नहीं ले सकते। देखो जैसे कि 5 8 जा 40 हुआ, फिर एक नंबर नीचे आएगा ना 2,
दो नंबर साथ में थोड़ी ना लोगे, तो 2 जाता है क्या 5 के टेबल में? नहीं, तो पहले 5 जीरो जा 0 लिखना पड़ेगा, तो 5 जीरो जा 0, उसके बाद आप 2 नंबर ले सकते हो, फिर आप ये नंबर, तो 5 8 जा सॉरी 5 5 जा 25, तो यहाँ पे 5 5 जा 25, समझा? तो ये देखो, ये डिविडेंड होता है, अंदर जो होता है वो डिविडेंड होता है, और ये डिवाइजर होता है, और ये जो होता है उसको क्वोशंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वोशंट। और नीचे वाला जो होता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो आपको तो ये फॉर्मूला पता ही होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। और हमेशा याद रखना, कभी भी बॉडमास रूल क्या बोलता है कि मल्टीप्लाई पहले होता है, ठीक है? ये हम धीरे धीरे और आके समझेंगे, ठीक है? मल्टीप्लाई पहले होता है, मतलब अगर मैं बोलूं कि डिवाइजर इंटू क्वोशंट पहले होगा कि क्वोशंट प्लस रिमाइंडर पहले होगा, तो पहले ये होगा बॉडमास रूल। बॉडमास का फुल फॉर्म है ऐसा कुछ, बॉड मास। बॉड मास रूल क्या बोलता है? बी फॉर ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट सिंप्लीफाई करने का, ब्रैकेट ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अगर आप देखोगे मल्टीप्लाई और एडिशन में कौन पहले आता है? मल्टीप्लाई पहले आता है, तो प्रायोरिटी मल्टीप्लीकेशन को पहले मिलेगी, ऐसा। तो बी फॉर ब्रैकेट ऑफ, ऑफ ओ मतलब ऑफ, ब्रैकेट ऑफ, पहले ब्रैकेट सॉल्व करने का, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है? चलो नेक्स्ट, ये कुछ नहीं है, ये साइड में रखते हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम आ गया था एक, हाँ। बाय द वे मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे 10th स्टैंडर्ड में आपको हैंड रिटन, अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, मैंने अलजेब्रा ज्योमेट्री के सारे मेरे पास हैंड रिटन नोट्स भी है। ये देखो सारे 6 चैप्टर्स है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग्स, तो ये आपको मिल जाएगी यहाँ पे। इजी लर्निंग का ऐप इंस्टॉल करना बेटा, यहाँ पे आप है ना फ्री मटेरियल में जाना, फ्री मिलता है ये, तो आप फ्री में डाउनलोड कर लो, फ्री मटेरियल में, फ्री कंटेन में जाना, और वहां पे आपको है ना ऐसे क्लास 10th मिलेगा। अभी तो आप क्लास 10th में आ गए हो, वाह क्या बात है। तो वहां पे आपको गैलेक्सी मिस का फोल्डर मिलेगा, गैलेक्सी ऑफ मैथ्स के नाम से, एंड देन यू कैन डाउनलोड द हैंड रिटन नोट्स। गैलेक्सी ऑफ मैथ्स के फोल्डर में मेरे जितने भी, मैंने आपको जो भी मैं देती हूँ, आपको आगे पता चल जाएगा कि मैं क्या क्या आपको देने वाली हूँ, बट आप फिलहाल हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड करके रखो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब वो इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है। तो फिलहाल मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, जैसे ये देखो, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वेरिएबल नहीं होना चाहिए, मतलब जो हम 10th स्टैंडर्ड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे उसमें सबसे पहला होगा, कैसे इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे? नंबर 1, ऐसा इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल होना चाहिए और जो उसकी डिग्री है 2 होनी चाहिए, डिग्री 2 होनी चाहिए, या हम ये भी बोल सकते हैं जो सबसे बड़ा इंडेक्स है, इंडेक्स मतलब पावर, पावर है ना, जो सबसे बड़ा पावर जो है वो 2 होना चाहिए, मतलब डिग्री 2 हो जाएगी ना। तो ये देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें एक ही वेरिएबल एक्स, 2 वेरिएबल क्यों नहीं चलेगा टीचर? क्योंकि हम 10th स्टैंडर्ड में एक वेरिएबल वाला कर रहे हैं, सिंपल, ठीक है? तो एक वेरिएबल होना चाहिए, और जो इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है? 2 है, सबसे बड़ा पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अभी आपको इसमें क्या सीखना है, चलो बताती हूँ। इसमें हम सीखेंगे फैक्टर्स निकालना, ये बहुत काम आने वाला है 10th स्टैंडर्ड में, फैक्टर्स वाला। आपको याद है आपने पॉलिनोमियल में किया है ये, तो मैं थोड़ा बताती हूँ आपको, 1 मिनट। मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ ये जैसे, और ये तो पॉलिनोमियल है, एक्चुअली में यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है। अगर मैं ना, वैसे देखा जाए तो ये सब पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि सबकी डिग्री देखो 2 है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू 0 लगा दूं ना, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन, क्योंकि इक्वल साइन आ गया ना, इक्वेशन, 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 इक्वेशन। और हमारे 10th स्टैंडर्ड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड है जिसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। फैक्टर्स क्या होता है? जैसे 10 एक कोई नंबर है, तो ऐसे लिखते हैं ना, 5 इंटू 2 क्या होता है? 10 होता है, या 2 इंटू 5 क्या होता है? 10 होता है। तो ये 10 के क्या फैक्टर निकले? 5 इंटू 2, ये फैक्टर्स बोलेंगे इसको। 5 और इंटू 2 करोगे तो 10 मिलेगा ना, तो 10 के फैक्टर्स है 5 इंटू 2। तो वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मतलब ऐसे 2 आंसर आते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो ये और ये फैक्टर्स निकालने कि इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, कि दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो हमको ये आएगा। तो ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है? समझ रहे हो? तो वो कैसे निकालते हैं, जिसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैं एक सम बताती हूँ, अगर ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ये 10th में करेंगे। देखो फैक्टराइजेशन मेथड का भी है ना, स्टेप्स लिख के रखो, बहुत काम का है। फैक्टराइजेशन सी या मेथड, सबसे पहले
अरेंज कर दो, अरेंज कर दो मतलब सबसे पहले पावर 2 वाला टर्म होगा, फिर ये पावर 1 वाला टर्म है और कांस्टेंट है और इक्वल टू 0, उधर राइट में 0 होगा। ठीक है, अरेंज कर दिया। उसके बाद स्टेप नंबर 2, जैसे इसका है ना इसका ये क्या बोलते हैं, इसका ये जनरल फॉर्म है, वैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म है ना, वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी ये जनरल फॉर्म है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हाँ, तो ए बी सी, ये ए है, ये इधर कुछ नहीं मतलब बी और ये सी। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा पता है, कि हम क्या करेंगे, ये जो सी है ना, सी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए से। ठीक है, ये पहला स्टेप है सी इंटू ए करने का। तो यहाँ पे आपको एक नंबर मिलेगा, जैसे कि साइन को मत देखो, साइन जाने दो, मैं अलग तरीके से सिखाती हूँ। ठीक है, 1 इंटू 2 करेंगे, 1 इंटू 2 कितना होगा, 1 इंटू 2 करोगे तो 2। ठीक है, एक नंबर मिला 2। अभी मैं आपको अभी ध्यान से सुनना, ये स्टेप नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी फाइंड द नंबर्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, फाइंड द नंबर्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन मतलब जो कंडीशन अभी मैं बताने वाली हूँ, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। और वो कंडीशन क्या है देखो मैं बताती हूँ। सबसे पहला स्टेप आपको समझ में आ गया ना, सबसे पहला स्टेप क्या है, पहले तो अरेंज कर दिया हमने अच्छे से इक्वेशन को, है ना, ये अरेंज कर दिया, अरेंज ही था। फिर हमने ये 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 1 2 2। अभी आपको दो नंबर ऐसे निकालने हैं, दो नंबर ऐसे निकालने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 2 आएगा, और जिसको माइनस करने पे, क्योंकि इधर साइन माइनस है, लास्ट वाले की साइन देखी जाती है, और जिसको माइनस करने पे मिडल नंबर आना चाहिए, मिडल कोएफिशिएंट आना चाहिए, मतलब 1 आना चाहिए, जिसको माइनस करने पे 1 आना चाहिए। बताओ, जिसको माइनस करने पे 1 आना चाहिए, मतलब मिडल कोएफिशिएंट आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर्स बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पे 2 आएगा और माइनस करोगे ना अपने मन में तो 1 आएगा। तो वो नंबर है 2 और 1, क्योंकि वैसे भी छोटा नंबर है, 2 तो एक ही तो टेबल में जाता है, या तो 1 के या तो 2 के टेबल में, प्राइम नंबर है ना वो। तो 2 1 2, और दोनों को माइनस करो, 2 में से 1 गया तो 1 ही आएगा, है ना, डन, वो दो नंबर मिल गए। अभी इनको साइन देना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है फोर्थ स्टेप, दैट इज दोनों को क्या साइन दोगे, मतलब इसको और इसको क्या साइन दोगे, माइनस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, या प्लस प्लस। तो वो डिपेंड करता है कि इन दोनों को ऐसी साइन दो कि आपका आंसर है ना +1 आना चाहिए, क्योंकि मिडल नंबर आना चाहिए, +1 आना चाहिए, 1 +1 आना चाहिए। तो देखो अगर मैंने दोनों को साइन दे दिया प्लस प्लस, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 + 1 3 आएगा, तो +3 आएगा। लेकिन मुझे +3 नहीं चाहिए, मुझे +1 चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, एक काम करती हूँ, मैं इसको प्लस साइन देती हूँ और इसको माइनस दे देती हूँ। तो देखो प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया तो 1, और ग्रेटर नंबर साइन प्लस। अगर मैंने मान लो माइनस माइनस दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 1 3, एंड ग्रेटर नंबर साइन माइनस, -3 आएगा। बट नहीं, मुझे -3 नहीं चाहिए, मुझे +1 ही चाहिए, ये मिडल नंबर चाहिए, तो प्लस इधर, समझा ना। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी आता है स्प्लिट, मिडल मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। इसका मतलब ये देखो, ये 2x² ऐसे ही रहने दो, और ये प्लस, ये इधर x लगा दो, इधर x लगा दो, मतलब बेसिकली ये मिडल टर्म्स को ब्रेक डाउन करेंगे। तो हम ये +1x के जगह पे लिखेंगे +2x और -1x। अगर आपने 1 नहीं लिखा ना, कोएफिशिएंट तो चलता है, देखो इधर भी नहीं था पता है, और आगे आएगा -1 इज इक्वल टू 0, मतलब हमने क्या किया, इसके जगह पे ये लिखा है। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, 2x में से देखो 1x निकालो, 2x में से 1x निकालो तो 1x ही बचेगा, तो वही आंसर आता है। समझ रहे हो कि नहीं, समझा, ओके डन, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म डन। अभी यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकालो, बहुत बच्चों को कॉमन निकालने में भी प्रॉब्लम होती है। कॉमन मतलब जो दोनों में है, जैसे यहाँ पे देखो नंबर में से 2 2 कॉमन निकला, और यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 1x है, तो यहाँ पे 1x कॉमन निकलेगा ना, देखो 2 और 2 बाहर कॉमन निकला, और यहाँ पे क्या x² मतलब क्या, देखो x² मतलब x इंटू एक्स होता है, और यहाँ पे 1x है, तो 1x तो बाहर कॉमन निकलेगा ना, 1x और ये x तो बाहर कॉमन निकलेगा ना। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ एक x बचेगा, क्योंकि 2 बाहर है और 2x थे, उसमें से 1x बाहर है, तो क्या बचेगा, 1x बचेगा, फिर प्लस साइन, और यहाँ पे तो 2x दोनों पूरा बाहर है, तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो कॉमन निकाला है वो सही निकाला है कि नहीं, आप क्या करो, मन में अपने इसको मल्टीप्लाई करो, 2x इंटू एक्स कितना होता है, 2x इंटू एक्स होता है 2x², राइट आ रहा है कि नहीं, फिर प्लस 2x 1 2x आ रहा है कि नहीं, ऊपर वाला स्टेप आएगा। अभी जैसे यहाँ पे कभी भी एक बात याद रखना, अगर यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो माइनस साइन भी कॉमन निकलेगा, तो माइनस कॉमन निकलेगा, और x और 1 में से कुछ कॉमन नहीं होता है ना, तो बेटा 1 कॉमन तो हमेशा सब में से होता ही है, 1 कॉमन निकालो। और अगर आपने 1 कॉमन निकाला है ना, तो इसका मतलब जो था वैसा ही रहेगा, ये x है तो x ही रहेगा, और क्योंकि माइनस साइन कॉमन निकालने की वजह से हमारा अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब माइनस का बन जाएगा प्लस,
क्योंकि माइनस प्लस विल गिव यू माइनस। कभी भी एक बात याद रखना, अगर यहाँ पे माइनस साइन है ना तो वो माइनस साइन कॉमन निकलता है और अंदर वाले का साइन चेंज होता है, और यहाँ पे ये 1 है, 1 ही रहेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 वाली आदत तुम्हारी नहीं होगी, अभी आएगी। तो ये दोनों ब्रैकेट अगर सेम है ना तो मतलब समझ जाना तुम सही डायरेक्शन में हो। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट में आएगा x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 2x माइनस 1। हाँ, ये दोनों को एक ब्रैकेट में लिखने का, बाहर बाहर वाले दूसरे ब्रैकेट में लिखने का, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये फैक्टर्स आ गए, देखो यही निकालना है, फैक्टर्स बोलते हैं इसको। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ये फैक्टर्स है, बट अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पूरा वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि अभी ये 0 इसको मिलेगा, ये 0 इसको मिलेगा, वो आप 10th स्टैंडर्ड में देखोगे ऐसा। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये 0 इसको मिला, ये 0 इसको मिला, तो x की वैल्यू आ जाएगी +1, उधर गया तो -1, और यहाँ पे 2x, ये -1 उधर गया तो +1, और x इज इक्वल टू क्या आएगा 1। ये मल्टीप्लाई में 2 है, ये डिवाइड में 2, तो 2 वैल्यू आ गए x के। ठीक है, बट ये थोड़ा सा टफ हो गया हमारे लिए, पहला इतना ही टफ हो गया ना कि अभी आपको ऐसा लगेगा अरे बहुत हार्ड है। कुछ हार्ड नहीं है, फैक्टराइजेशन मेथड आपको सीख के रखना है। बेसिकली मैं आपको एक बात बता देती हूँ, सजेशन करती हूँ आपको, आप है ना क्लास 9 का मेरा वीडियो देख लो, पॉलिनोमियल का ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, ये करना, फैक्टर्स निकालना सीख लो। हाँ, मैंने स्टेप्स बताए हुए, अरेंज करो, ये सब कर लेना। उसके बाद हाँ, कुछ एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज है जो आप प्लीज नोट डाउन करके रखो सब लोग। फॉर्मूलाज है, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, हाँ, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, इनटू है बीच में, ये पहले लिखा ये बाद में लिखा चलता है। और ये क्यूब वाला फॉर्मूला बहुत काम का आने वाला है 10th स्टैंडर्ड में, इसलिए इसको नोट डाउन करना, ये थोड़ा नया होगा आपके लिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अलग फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए प्लस बी द होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। ठीक है, माइनस वाला फिर भी लर्न नहीं किया तो भी चलेगा, बट मैं लिख के दे देती हूँ, a माइनस बी द होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। ओके, तो ये वाला ठीक है, बट फिर भी ये वाला। और बहुत बच्चों को एक गलत फहमी है कि उनको क्या लगता है कि ऑलवेज रिमेंबर कि a प्लस बी द होल स्क्वायर जो होता है दैट इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब कुछ बच्चे बोलते हैं कि मिस a प्लस बी द होल स्क्वायर है ना, तो एक काम करो, ये स्क्वायर इसको भी दे दो, ये स्क्वायर इसको भी दे दो। इसका मतलब ऐसा सोचते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि गलत है, ये ऐसा नहीं होता है। a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है, वो ओपन होके ऐसा होता है। अब आप बोलोगे मिस ऐसे कैसे है, ये दोनों इक्वल क्यों नहीं है? देखो एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे अभी फॉर एग्जांपल 5 प्लस 2 द होल स्क्वायर एंड a के जगह पे 5 स्क्वायर प्लस b के जगह पे 2 स्क्वायर, क्या ये दोनों इक्वल है? आप खुद ही चेक कर लो कि 5 प्लस 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर मैंने इसको भी दे दिया, ये स्क्वायर मैंने इसको भी दे दिया, और इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, ये दोनों इक्वल नहीं होगा। जैसे 5 प्लस 2 हो गया ये 7, 7 का स्क्वायर होता है 49, ये 49 आया, और अलग अलग करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 एंड 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आया? ये 29 आया। क्या 49 और 29 इक्वल होते हैं क्या? नहीं, नहीं होते ना। तो मतलब a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये नहीं होता है, ये होता है। ठीक है, याद रखो ये सब। ये मैंने कुछ फॉर्मूला लिस्ट दिया, इसके अलावा कोई और फॉर्मूला रहेगा तो आपको बता दिया जाएगा, बट फिलहाल के लिए चैप्टर नंबर 2 में काम आएगा ये चैप्टर नंबर 2 में काम आएगा, बहुत ध्यान से देखना ये। और ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में भी बहुत काम आएगा, जो हमारा ज्योमेट्री का चैप्टर है। तो प्लीज मैं अभी ज्योमेट्री का भी कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा बता के जा रही हूँ। ठीक है, ज्योमेट्री में चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री होगा 10th में, उधर भी काम आएगा। वीडियो तो बहुत ही बड़ा बन रहा है मुझे लगा बहुत जल्दी हो जाएगा। हाँ, अभी थोड़ा सा ये आपको मैंने क्या बोला था, और कौन सा प्रोबेबिलिटी बोला था ना। प्रोबेबिलिटी में सच बोलूं तो ज्यादा नहीं है, प्रोबेबिलिटी में 2-3 चीजें याद रखना जो सेट से काम आएगी। सेट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बेटा? कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, बरोबर, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, एक बात याद रखना। और करली ब्रैकेट को जो लिस्टिंग मेथड है, जैसे कि अभी मान लो कि प्रोबेबिलिटी में ऐसा ही क्वेश्चन है कि मान लो एक कॉइन है, ₹1 का कॉइन है, अगर हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या आएगा? हेड आएगा या टेल आ सकता है ना। तो ये कलेक्शन हो गया, मतलब जैसे कि अभी ऐसे सपोज करो कि एक सेट है, तो
तो उसको कैपिटल लेटर से, कोई भी कैपिटल लेटर से लिखेंगे और उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो कर्ली ब्रैकेट क्यों लगाते समझा ना, कलेक्शन को लिखने के लिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में इतना ज्यादा कुछ है नहीं। बाकी स्टैटिस्टिक बताती हूँ। स्टैटिस्टिक में भी एक्चुअली में 10 का स्टैटिस्टिक थोड़ा सा अलग है। हाँ, 10 का स्टैटिस्टिक थोड़ा अलग है। मीन, मीडियन, मोड पता ही होगा ना। मीन मतलब एवरेज, मीडियन मतलब मिडल वैल्यू, मोड मतलब जो स्कोर ज्यादा बार, मैक्सिमम बार रिपीट होता है उसको मोड बोलते हैं, ठीक है। तो हम अपने जो हमारा 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 6 है स्टैटिस्टिक, उसमें टोटल वैसे तो 6 प्रैक्टिस सेट है, बट 6.1 में हम लोग मीन निकालेंगे, 6.2 में मीडियन निकालेंगे, 6.3 में हम लोग मोड निकालेंगे। लेकिन ये कौन सा डेटा होगा इसमें, इसमें ग्रुप डेटा होगा। ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा मतलब ऐसे, ये पता है ये ग्रुप होता है क्योंकि बहुत सारे टाइप्स ऑफ डेटा में और क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में डेटा को जो क्लासिफाई किया है, रॉ डेटा होता है, अनग्रुप डेटा होता है और ग्रुप डेटा होता है। 10th स्टैंडर्ड में कंप्लीटली ग्रुप डेटा होगा, ये ग्रुप डेटा होता है, इसको ग्रुप डेटा बोलते हैं, ठीक है। अभी ये आपको पता ही होगा, थोड़ा थोड़ा बताती हूँ। देखो ये क्लास होता है, इसको क्लास बोलते हैं, दिस इज क्लास, है ना, ये क्लास है। इसमें ये क्या होता है, ये होता है लोअर क्लास लिमिट, ये लोअर क्लास लिमिट होता है और ये अपर क्लास लिमिट होता है, अपर क्लास लिमिट, ठीक है। ये लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, तो ये भी एक क्लास है। अगर ये क्लास है तो इसका लोअर क्लास लिमिट है ये वाला, अपर क्लास लिमिट है ये वाला, ठीक है। क्लियर हो गया। क्लास मार्क क्या होता है, देखो मुझे ये भी बताना है बट पहले थोड़ा थोड़ा सुनो। क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क, क्लास मार्क मतलब मिडल वैल्यू। अगर मैं इसका बोलूं मिडल वैल्यू क्या है, 150 और 153 के बीच में कौन आता है, वो उसका क्लास मार्क होता है। क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2 कर दो, तो उसका मिडल वैल्यू मिल जाएगा। मैं अभी सिंपल क्लास लेती हूँ ना, सपोज करो मैंने सिंपल क्लास लिया, यहाँ पे इधर मैं क्लासेस लिखती हूँ, यहाँ पे क्लासेस लिखती हूँ, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो मैं अगर बोलूँ इसका क्लास मार्क क्या है, 0 से 10 का क्लास मार्क क्या है, क्लास मार्क मतलब मिडल वैल्यू। तो 0 से 10 के बीच में क्या आता है 5, फिर 10 से 20 के बीच में क्या आता है 15, क्लास मार्क हो गया। हर क्लास का अलग क्लास मार्क होगा। 20 से 30 के बीच में क्या आता है 25, वो क्लास मार्क। अभी इसका भी निकाल सकते हैं हम लोग, इसका क्या आएगा 150, 1.5 समथिंग आएगा। देखो इसका निकालेंगे तो ये फॉर्मूला भी है, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2 करो तो आपको उसका क्लास मार्क मिल जाएगा। तो ये 303 डिवाइड बाय 2, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2.5, हाँ 1 पॉइंट में भी आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। क्लास मार्क हो गया। फिर क्लास वृत्त हो गया। क्लास वृत्त मतलब ये हमारा क्लास कितना चौड़ा है, तो 153 में से 150 को निकालो, कितना बचा 3, तो क्लास वृत्त 3 है, 3 मतलब क्लास वृत्त मतलब क्लास का साइज, क्लास साइज बोल सकते हो, ठीक है। तो एक क्लास वृत्त करके, क्लास वृत्त अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। कोई भी क्लास ले लो, जैसे ये लिया 165, उसका अपर माइनस लोअर करो, लोअर क्या है तो कितना आया 3, तो ये क्लास साइज हो गया ना, क्लास वृत्त हो गया। क्लास मार्क मतलब मिडल वैल्यू, ठीक है, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट। ये फ्रीक्वेंसीज हो गया, जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको एन से डिनोट करते हैं, या फिर समेशन ऑफ एफ आई से भी डिनोट करते हैं। ये सिग्मा साइन है जो टोटल के लिए रिप्रेजेंट होता है, तो इस सब का टोटल क्या है, तो समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, सिग्मा, सिग्मा मतलब टोटल, तो ये 45, ठीक है। और तुम लोग को पता है, तुम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में लोअर क्लास, ये क्या बोलते हैं, लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 2 टाइप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, लेस देन टाइप एंड मोर देन और इक्वल टू टाइप। तो मोर देन और इक्वल टू टाइप अगर नहीं आया तो भी चलेगा, लेस देन टाइप आना चाहिए स्टैटिस्टिक चैप्टर में, ठीक है। मैं बताती हूँ, इसमें देखो ये हमारा ग्रुप डेटा है, इसमें लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट समझा, और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, ये सब टोटल फ्रीक्वेंसी। अभी ये लेस देन टाइप, उसको LCF करके भी लिखते हैं, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये कैसे निकालते हैं, याद है तुम लोग को थोड़ा, देखो क्या करने का, ये 5 लिखने का, 5, फिर नीचे आएगा 5 प्लस 7, 5 प्लस 7 हुआ 12, फिर 12 नीचे लिखने का, फिर प्लस 15, तो ये हो जाएगा 27, 27 नीचे और प्लस 10, तो ये हो जाएगा 37, 37 नीचे प्लस 5, तो 37 प्लस 5 हो गया 42, फिर 42 नीचे प्लस 3, तो ये हो गया 45। तो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, लेस देन ये 45 और ये जो टोटल होता है ना फ्रीक्वेंसी, ये दोनों सेम होता है, याद आया कुछ,
नहीं आया तो पीछे वीडियो करके इसको निकालना सीख लो, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक चैप्टर में मीडियन के टाइम पे काम आएगा, ठीक है। और बाकी तो क्या है, बाकी तो आई थिंक मैंने सब आपको बता दिया। हाँ, एक ये सबसे इंपॉर्टेंट था, हाउ टू सॉल्व रूट वाला। रूट के मैंने देखो स्टार्टिंग में ही बता दिया था। वैसे तो देखो हमेशा याद रखना, रूट के नंबर आप जब सॉल्व करते हो ना तो याद रखना, जैसे 7√3 प्लस 29√3, तो ये रूट के अंदर का जो नंबर है ना वो सेम होना चाहिए, तभी जाके वो ऐड हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया, देखो ये सॉल्व करने के लिए क्या किया इन लोग ने, ये एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन है, ओके, और ये एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों है। 3 एग्जाम्पल्स है आपके सामने। तो ये देखो इन लोग ने क्या किया, √3 को बाहर कॉमन निकाला, ठीक है, बाहर कॉमन निकाला। तो यहाँ पे क्या बचा, 7 + 29, 7 + 29 कितना होता है, 36 √3। फिर यहाँ पे भी देखो √3 बाहर कॉमन निकाला, फिर ये माइनस है, 7 - 29, 7 - 29 होता है -22। ऐसा अंदर का जो रेडिकेंट है ना, इसको रेडिकेंट बोलते हैं, तो ये सेम होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके वो सॉल्व होता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि √5 + √7 करो, तो ये नहीं हो सकता। वैसे ही कोई बच्चा बोलता है कि 10√2 + 10√3 करो, ये नहीं सॉल्व हो सकता, क्योंकि रूट के अंदर का नंबर सेम नहीं है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन चलता है, मल्टीप्लीकेशन अगर हो तो आंसर क्या होगा, 10 होगा, और √2 + √2 इंटू √3 होता है √6, तो ये √6 हो जाएगा, 10√6 मल्टीप्लाई होता है, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है जो मेन है। जैसे अभी ऐसा है 2√5 + 7√5, तो हाँ ये ऐड हो सकता है, क्योंकि रूट के अंदर का नंबर सेम, तो ये कितना हो जाएगा, तो √5 कॉमन निकालो पीछे से, 2 + 7 कितना होता है, 2 + 7, 2 + 7 होता है 9, 9√5, और सब्ट्रैक्शन अगर बीच में हो तो क्या होगा, फिर से √5 कॉमन निकालो, और 2 - 7, 2 - 7 होता है -5, -5√5। क्लियर हुआ। चलो अभी स्क्वायर रूट वगैरह देखो, मैं तुम लोग को एक होमवर्क देती हूँ, वो होमवर्क अच्छे से करना सब लोग स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स कुछ याद करके रखना, ठीक है। जैसे कि 1 का स्क्वायर मतलब 1 × 1 1 होता है, 2 का स्क्वायर होता है 2 × 2 4 होता है। तो ऐसे 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 करके कम से कम आपको 30 तक याद रखना है, 30 × 30 एक बुक में लिख के रखो, 900, ठीक है। तो ऐसे 25 का स्क्वायर तुरंत याद होना चाहिए, 625, मैं तुरंत बोलूं तो आपको आना चाहिए, ठीक है, क्लियर हुआ। ऐसे, और स्क्वायर रूट भी याद रखो, स्क्वायर रूट ऑफ 1 होता है 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 होता है 3, स्क्वायर रूट ऑफ 16 होता है 4, स्क्वायर रूट ऑफ 25 होता है 5। तो ऐसे 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 करके 30 तक स्क्वायर रूट याद रखो, 30 तक, ठीक है, क्लियर हुआ। और बाकी स्क्वायर रूट और कैसे निकालते हैं पता है आपको, जैसे कोई भी रैंडम नंबर है, जैसे कि मान लो 135, 135, अभी मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, ऐसे फैक्टर्स निकालूंगी। ये कौन से टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा, 1 + 3 + 5। देखो 3 के टेबल में नंबर जाता है कि नहीं जाता है, कैसे पता चलता है पता है, उसमें सारे नंबर्स को ऐड करो, 1 + 3 + 5 करो, 1 + 3 होता है 4, 4 + 5 9, 9, और 9 जाता है 3 के टेबल में, तो ये भी जाएगा, ठीक है। तो 3 4 = 12, 1 बचेगा, 3 5 = 10, फिर से ये 3 के टेबल में जाएगा, क्योंकि 4 + 5 9 होता है, तो 9 3 के टेबल में जाता है, तो ये भी जाएगा, 3 1 = 3, 1 बचेगा, 3 5 = 10, फिर से 3 5 = 15 एंड 5 1 = 5। तो अभी मुझे क्या निकालना था, 135 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो मैंने फैक्टर्स निकाला। अभी स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो दो दो का ग्रुप बनाओ, तो ये 2 नंबर का तो ग्रुप बन गया, सेम सेम नंबर का, तो इसका मतलब इसका ग्रुप बना, लेकिन ये ग्रुप नहीं बना, तो जिसका ग्रुप बना ना वो आप लिख दो बाहर, स्क्वायर रूट के बाहर, मतलब 3 लिख दिया, ये 3, और जिसका ग्रुप नहीं बना उसको अंदर लिखो, रूट के अंदर लिखो, मल्टीप्लाई कर लो, 3 5 = 15, तो 3√15 इज द आंसर, 3√15 इज द आंसर, ठीक है। तो ऐसे करके नेचुरल नंबर्स बेटा क्या होते हैं वो भी सुन लो थोड़ा सा फटाफट, 2 मिनट में अभी वाइंड अप ही कर रही हूँ, बट थोड़ा सुन के जाओ। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर में काम आएगा। नेचुरल नंबर एक कलेक्शन है ना, कैपिटल लेटर एन से लिखते हैं, सेट। तो नेचुरल नंबर मतलब जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। होल नंबर्स क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। 0 एक ऐसा नंबर है जो होल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स मतलब जिसमें 0 आता है, और पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं इसको, और यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। और फिर रैशनल नंबर्स के सेट को क्यू से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर मतलब जो ऐसे होते हैं जो p/q के फॉर्म में होते हैं,
और पी और क्यू क्या होता है, पी और क्यू जो होता है वो बिलोंग्स टू इंटीजर, लेकिन नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे वाला जीरो होता है तो वो नॉट डिफाइन हो जाता है। मतलब एक बात याद रखना, 1 डिवाइड बाय जीरो क्या होता है, वो बेटा अनडिफाइन होता है या नॉट डिफाइन होता है। तो नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, वो इन्फिनिटी हो जाता है। लेकिन जीरो डिवाइड बाय 1 जीरो होता है, न्यूमरेटर जीरो चलता है बट डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। और इरेशनल नंबर के सेट को क्यू डैश से डिनोट करते हैं। इरेशनल नंबर्स मतलब जो रूट वाले नंबर होते हैं, √2, √3, जो रूट बेसिकली सॉल्व नहीं होता है, √5, 2√2, √7 या √5 जो भी है, ठीक है, √15। अभी जैसे √16 है तो √16 क्या इरेशनल है कि रैशनल है? ये रैशनल होगा। क्यों? क्योंकि √16 तो 4 होता है, तो 4 रैशनल नंबर है ना, ऐसे। क्लियर हो गया? तो ये रैशनल नंबर। ज्यादा टेंशन मत लो, इतना आपको नंबर के बारे में क्वेश्चंस नहीं है। और ये इरेशनल, और इसी रैशनल और इरेशनल नंबर टुगेदर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को साथ में बोला जाता है रियल नंबर। ओके, रियल नंबर, रियल नंबर बेसिकली सब आ गया उसमें। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर। हाँ, प्राइम नंबर मतलब क्या? प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जो या तो खुद के टेबल में जाते हैं या वन के टेबल में जाते हैं। जैसे टू, टू जो है वो कौन से टेबल में जाता है? टू वन के टेबल में जाएगा। वन के टेबल में तो बेसिकली सारे नंबर्स जाते हैं। और टू जो है वो खुद के टेबल में ही जाएगा, मतलब जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक वो खुद और वन। वन, तो वो नंबर को प्राइम नंबर बोला जाता है। जैसे थ्री, थ्री वन के टेबल में जाएगा और थ्री खुद के टेबल में जाएगा, तो थ्री प्राइम नंबर है, टू प्राइम नंबर है, फाइव प्राइम नंबर है। नाइन प्राइम नंबर है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि नाइन वन के टेबल में भी जाता है, खुद के टेबल में भी जाता है और थ्री के टेबल में भी जाता है। थ्री थ्री जा नाइन होता है। तो जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स है तो वो प्राइम नंबर नहीं है फिर। ठीक है। इवन नंबर मतलब, इवन नंबर मतलब जो टू के टेबल में जाते हैं वो इवन नंबर है, और जो टू के टेबल में नहीं जाते हैं वो ऑड नंबर है बेसिकली। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये सब इवन नंबर है। और 3, 5, 7, 9 ये सब ऑड नंबर है जो टू के टेबल में नहीं जाते हैं। बस इतना थोड़ा बहुत भी याद है ना, बाकी तो टेंथ में मैंने सारे, सच बोलूं मेरे चैनल पे जाओगे ना, मैंने ना बहुत डिटेल में, मैं तो ये बेसिक्स बस इसलिए बता रही हूँ कि आप बस अभी रेडी हो जाओ, वरना तो मैं सब डिटेल में ही पढ़ाती हूँ। बाय द वे, हमारा आरंभ बैच भी है जिसमें हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में लिखना, मैं ज्योमेट्री के वीडियो में आपका फिर भी सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूंगी। और ऐसे ही लाइव हमारे साथ अगर सीखना है तो कुछ भी डाउट है तो इस नंबर पे कॉल करके पूछ लेना, ठीक है। मिलते हैं बैच में, बाय गाइस। खैर, अच्छा लगा आपको पढ़ा के? पहला लेक्चर कैसा लगा आपको? प्लीज मुझे फीडबैक जरूर देना कि क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, क्या आपको और कुछ जानना था, तो प्लीज मुझे जरूर बताना, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं बैच में, टेक केयर।